एक बहुत अच्छे कानूनविद हैं, उन्होंने कहा कि अधिकार वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगे एक बात ये भी समझना कि आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हो, कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हो बोलने के तहत या लिखने के तहत जिससे देश की स्वतंत्रता और देश की संप्रभुता को आंच पहुंचे। उसने क्या किया, जमींदारी उन्मूलन शुरू कर दिया। जमींदारी उन्मूलन के तहत क्या, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे संपत्ति लेना शुरू कर दिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज हम 9th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है राजनीति विज्ञान का बच्चों चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार यानी डेमोक्रेटिक राइट्स। ये चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों की मत पूछिए आप। मतलब इस चैप्टर में आप बहुत सारी चीजें आप सीखोगे और ये जो क्लासेस है, ये जो चैप्टर है बच्चों ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आज क्लास में, ये क्लास जो है बच्चों बिहार एवं यूपी बोर्ड के 9th क्लास को जो बच्चों हैं इनके लिए स्पेशली डेडिकेट है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो हम बच्चों क्या है, ये दोनों के ही लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को हम बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे समझोगे। आज आप ये समझोगे कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो किसी एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। उन्हीं अधिकारों के बारे में बच्चों क्या हम डिस्कस करेंगे, चर्चाएं करेंगे। बहुत सारी कहानियां, 2-3 कहानियां आपके एनसीईआरटी में भी दी गई हैं, हम उन पर भी डिस्कस करेंगे और हम क्या करेंगे और बहुत सारे और आसपास के एग्जाम्पल को लेकर भी हम इस चैप्टर को समझेंगे, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके और बच्चों क्या है एक अच्छी समझ बन सके इस चैप्टर को लेकर। आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही पाओ, साथ साथ में आपको यह भी पता चल पाए कि हमारे राइट्स क्या हैं, ताकि कभी भी कोई ऐसी कोई दिक्कतें आती तो आप अपने राइट्स के माध्यम से उनका सॉल्यूशन निकाल सको। ठीक है बच्चों, तो चलो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। और बच्चों, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, मेरा ऐसा मानना है एज ए एसएसटी के टीचर होने के नाते, कि भारत के हर एक नागरिक को कम से कम अपने अधिकारों के बारे में पता होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने अधिकारों के बारे में बच्चों नहीं समझ रहे हो, नहीं जान रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी दिक्कत में कभी भी आ सकते हो, कोई भी आपका फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें राजनीति विज्ञान में जो ये चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स जिसको हम बोल सकते हैं, या डेमोक्रेटिक राइट्स की जब हम बात करेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर को मैंने बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मुझे जानते हो, मैं सुनील कुमार आपका एसएसटी एजुकेटर। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि ये जो क्लासेस है यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो चलो बच्चों, और बाकी जो भी बोर्ड्स है उनके लिए भी एक क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब हम बच्चों ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकारों की, तो बच्चों अधिकार क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मली डेफिनेशन आपसे पूछे, आपसे परिभाषा पूछे कि हमें बताइए कि अधिकार क्या होते हैं, तो आप अधिकार की क्या परिभाषा दोगे? उस परिभाषा को मैंने बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है। अगर हम बात करें बच्चों, जो अधिकार होते हैं ना बच्चों, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त। देखो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं तो आपको ये सुनना है कि देखो इस चैप्टर को जितनी ज्यादा मेरी बातों को सुनोगे, जितना ज्यादा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितना आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उतना आप अगर सुन लोगे इस चैप्टर को तो आप बहुत मजे से समझ पाओगे। इसको बहुत आसान भी है और बहुत डिफिकल्ट भी माना जाता है, लेकिन मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो अधिकार की जब हम बात करते हैं तो देखो अधिकार क्या है बच्चों, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और कानून द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के उचित दावे हैं। या इसका एक और डिफिनेशन अगर हम बात करें तो अधिकार, ठीक है, वे तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता और अदालतों द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है, या कह सकते हो कि वे तार्किक दावे जिन्हें समाज द्वारा स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अधिकार कहते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छे कानूनविद हैं, उन्होंने कहा कि अधिकार वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अधिकार बच्चों इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि एक व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, यानी उसके हर एक पक्ष के विकास के लिए बच्चों के अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चाहे सामाजिक पक्ष हो उसका, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, चाहे सांस्कृतिक पक्ष हो, सारे के सारे पक्ष के विकास के लिए बच्चों क्या है, अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है एक व्यक्ति के विकास में अधिकार चहुमुखी धारणा की तरह क्या है बच्चों, काम करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि अधिकार क्या है बच्चों। तो देखो अधिकार
समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और कानून द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के उचित दावे हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अधिकार वे तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बच्चों, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अधिकार आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक व्यक्ति के विकास के लिए बच्चों क्या है, एक व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बच्चों क्या है, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं या अधिकार जिनको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या हो तो बस बोलते चलना है। देखो सबसे और हमें अब समझना है कि अधिकार की हमें जरूरत क्यों है। जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार क्यों जरूरी है। किसी भी देश में नागरिकों को, जो भी आज दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री देखोगे, यानी जितने भी लोकतांत्रिक देश देखोगे, उन सभी देशों में बच्चों क्या है, वहां के नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार जरूर दिए गए हैं। ठीक है, भारत, अमेरिका जैसे देशों में बच्चों क्या है, अधिकारों की तो एक विस्तृत सूची है। ठीक है, जैसे हम अभी बात करेंगे आगे हम अपने भारत में, तो हमारे भारत की जब हम बात करते हैं, अपने प्यारे भारत की जब हम बात करते हैं, तो हमारे प्यारे भारत में बच्चों क्या है, 6 इस समय मौलिक अधिकार है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सारे कुछ क्या है, 6 अधिकार हैं। इनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही दुनिया में आज जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं बच्चों ना, उन देशों में क्या है, हर देश के जो सरकार है या हर देश का संविधान बच्चों क्या कर रहा है, अपने देश के नागरिकों को क्या है, अधिकार देते हैं। कुछ ना कुछ, कहीं कम अधिकार है, कहीं ज्यादा अधिकार है, लेकिन हर लोकतांत्रिक देश में उस देश की ठीक है, उस देश में रहने वाले नागरिकों के पास क्या है, कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, तो अधिकार क्यों जरूरी होते हैं, सबसे पहले एक बात ये समझना है। देखो बच्चों, अधिकार जो होते हैं ना बच्चों, वो व्यक्ति से रक्षा करने और सरकारों से बच्चों क्या है, रक्षा प्रदान करने के लिए है, एक नागरिक को दिए जाते हैं। पहली बात तो यह है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों ना, एक व्यक्ति, जैसे मैं हूं बच्चों और आप हो, हम और आप भारत के नागरिक हैं, और हम और आप जब भारत के नागरिक हैं तो हमें भी कुछ अधिकार मिले हैं, आपको भी कुछ अधिकार मिले, लेकिन हो सकता है कि मैं आपके अधिकारों को वायलेट करूं या उसका उल्लंघन करूं, तो आप हमसे भी क्या है, आपको संरक्षण चाहिए, या आप मेरे अधिकारों का उल्लंघन करोगे तो मुझे क्या है, आपसे क्या है, संरक्षण चाहिए। तो अधिकार क्या है बच्चों? अधिकार का मतलब है कि जो दूसरों से नागरिकों को, एक व्यक्ति से नागरिकों को सुरक्षा दे, और एक राज्य भी बच्चों क्या है, कुछ ऐसे कानून बना सकती है, कुछ ऐसे नीतियां बना सकती है जिससे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो या जिससे लोगों को हानि पहुंचे। तो राज्य से भी क्या है, लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या है, अधिकार जरूरी होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसी बात बताई जो आपको नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यों जरूरी है। तो यहां पर जो आपकी एनसीईआरटी की बात है उसकी बात करते हैं। देखो, लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। बच्चों ये अगर आप देखो, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर क्या है, हर देश के नागरिक को, जैसे हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, नागरिक की बात करो, प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं करो बच्चों। देखो, व्यक्ति अलग होता है, नागरिक अलग होता है। हो सकता है अमेरिका का व्यक्ति जो है यहां भारत में रह रहा हो, तो उसको क्या है बच्चों, चुनाव लड़ने, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। एक अमेरिका का नागरिक बच्चों अगर भारत में रह रहा है तो उसको वोट देने का, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर भारत में का कोई नागरिक है, भारत का नागरिक सब समझना बच्चों, सिटीजन होना चाहिए उसको, अगर वो सिटीजन है तो उसको वोट, चुनाव लड़ने और उसको वोट देने का अधिकार है। तो ये क्या है बच्चों, ये अधिकार मिले हुए। ये अधिकार किसको मिले? सिर्फ भारत के नागरिक। ठीक है, तो इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, वोट देना, तो ये सब अधिकार क्यों जरूरी, इसीलिए क्या है, अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी देखो, लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे कि कह रहा है लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों की व्यक्त करना। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम बात करेंगे आगे। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई, यानी व्यक्ति को अपनी बात को बोलने की, अपने बात को एक्सप्रेस करने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की क्या है, पूरी आजादी है। ठीक है, वो अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकता है, तो वो बोलकर व्यक्त कर सकता है, वो लिख कर व्यक्त कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत क्या है, उसको पोस्ट करके कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। तो अपने भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्या है
क्या है बच्चों, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन बच्चों इसमें आगे एक बात यह भी समझना कि आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हो, कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हो बोलने के तहत या लिखने के तहत जिससे देश की स्वतंत्रता और देश की संप्रभुता को आंच पहुंचे या देश में हिंसा फैलने की ऐसी कोई संभावना बने, ऐसा आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, ये आपके ऊपर क्या है, प्रतिबंध है, ये आपकी सीमाएं हैं अधिकारों पर। लेकिन क्या है, आप अधिकारों की सीमा में रहते हुए अगर आप कुछ बोलते हो तो आपको आजादी है, तो आपको विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या है बच्चों, आजादी। और राजनीतिक पार्टी बनाने बच्चों, संघ बनाने की, जो भी दुनिया भारत में जितने भी लोग हैं सब क्या है अपनी पार्टियां बना सकते हैं। इसीलिए भारत क्या है, देखो भारत में बहुत ज्यादा पार्टियां हैं। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें बच्चों, जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, 57 राज्य पार्टियां हैं, ठीक है, और 2700 कुछ लगभग क्या है पार्टियां, ऐसी पार्टी जिनको अगर हम कह सकते हैं जिनको मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक है, जिनको इलेक्शन कमीशन द्वारा क्या है या चुनाव आयोग द्वारा क्या है मान्यता प्राप्त नहीं, तो इतनी पार्टियां भारत में बनी। तो बहुत सारे लोग जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनको क्या है, पार्टियां बनाने का अधिकार है। राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है, इन सब का होना जरूरी है, क्योंकि तभी क्या है एक लोकतंत्र, एक सही लोकतंत्र का निर्माण होता है। जब लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने, जब लोगों को चुनाव लड़ने, जब लोगों को वोट देने का अधिकार, ये सब होते हैं ना, तभी क्या है एक देश क्या है एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बन पाता है। ठीक है, दूसरी बात समझ में आ गई। अब हम तीसरा पार्ट समझेंगे बच्चों। अब अधिकार, जो भी अधिकार है बच्चों, जो ये अधिकार हैं, अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। यानी जैसे किसी भी देश में क्या हो, कुछ लोग बहुसंख्यक में होते हैं, कुछ लोग अल्पसंख्यक। वो धर्म के नाम पर भी हो सकते हैं, वो जाति के नाम पर भी हो सकते हैं, वो प्रजाति के नाम पर भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके की या भाषा के नाम पर क्या है वो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक हो सकते हैं। जैसे भारत की बात करें बच्चों, तो भारत में हिंदू क्या है बहुसंख्यक है, क्योंकि आबादी क्या है ज्यादा है, और उसके बाद जो भी धर्म के लोग हैं वो क्या है अल्पसंख्यक हैं। जैसे चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, अगर हम बात करें बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी, ये सब क्या है बच्चों, ये अल्पसंख्यक हैं। तो अब होता क्या है कि जहां कहीं भी बहुसंख्यक होते हैं और अल्पसंख्यक भी होते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है कि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक पर अपनी तानाशाही को थोपना चाहता है, अपने निर्णय को थोपना चाहता है। इससे क्या होता है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में विवाद होता है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या है उनका दमन होता है। तो अधिकार क्या है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए या अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भी क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें तो क्या है अधिकार क्या है बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, अधिकार जरूरी होते हैं। जैसे हमारे भारत में क्या है अल्पसंख्यकों को, भारत में अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक अधिकार दिए गए हैं जो हम अभी आगे मूल अधिकारों में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अल्पसंख्यकों को, ठीक है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भी क्या है बच्चों, ये रक्षा करने के लिए क्या है बच्चों, अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। मैंने बताया मनमानी मतलब क्या, वो अपनी बातों को, बहुसंख्यक जो लोग हैं वो अपनी बातों को या अपने निर्णय को क्या है अल्पसंख्यक पर थोपे ना। ऐसा करने के लिए क्या है अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी देते हैं। ठीक है, गारंटी ऐसे देते हैं कि मान लो कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, देश में इमरजेंसी लग जाए या कुछ हो जाए, तो भी क्या है कुछ अधिकार ऐसे हैं जो लोगों के नहीं छीने जाते। ठीक है, जैसे बच्चों अगर आपातकाल की स्थिति लग भी जाती है तो जो अनुच्छेद जो 21 है बच्चों, अनुच्छेद 21 यानी जो जीने का अधिकार, ये क्या है बच्चों, ये किसी भी स्थिति में लोगों से नहीं छीना जा सकता, चाहे किसी भी स्थिति में। तो ये क्या है बच्चों, क्योंकि जीने का अधिकार क्या है बच्चों, एक ऐसा अधिकार है जो हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये कैसी भी परिस्थिति हो लोगों को क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, अधिकार क्या करता है, एक गारंटी देता है कि आप सुरक्षित हो, आप पर किसी तरीके कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाए हम। लोकतंत्र में अधिकारों की क्यों जरूरत है ये समझ में आ गई। चलो अब अगली बात देखो, देखते हैं। और फिर क्या है, सरकार भी कभी कभी तानाशाही करने लगती है। इससे बचाने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसका सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकती। देखो, सरकार को कानून बनाने, कानून लागू करने का अधिकार वहीं तक है जहां तक नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही नागरिकों के कुछ बेसिक चीजों का या बेसिक अधिकारों का उल्लंघन होने लगता है, वैसे ही सरकार की कानून बनाने या कानून को लागू करने की सीमा पर क्या है बच्चों प्रतिबंध लग जाता है, उसको उल्लंघनीय माना जाने लगता है और कोर्ट द्वारा फिर क्या है उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद बच्चों
13 में ये बात बोली गई है। ठीक है, हालांकि लेकिन उतनी डिटेल से आपकी बात तो वहां पर हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि जो अधिकार होते हैं वो सरकार से संरक्षण प्रदान भी करते हैं। मैंने आपको जब अधिकारों की क्यों जरूरत, तो मैंने आपको पहली बात यही बोली थी कि अधिकार जो है एक व्यक्ति को व्यक्ति से और सरकार से क्या करता है बच्चों, संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करता है। तो वही वाला पॉइंट कह रहा है कि सरकार भी कभी कभी तानाशाही हो सकती है, और सरकार से नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या है, जरूरत है कि उन्हें कुछ अधिकार मिले, और उन अधिकारों को सरकार भी क्या है, अपनी मनमानी के तहत क्या है, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, या सरकार कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी नीतियां नहीं लागू कर सकती जिससे नागरिकों के क्या है बच्चों, जो बेसिक अधिकार हैं वो क्या है, उनका उल्लंघन हो। अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार पर क्या है बच्चों, सरकार ने जो भी कानून या नियम बनाए हैं ऐसे, वो क्या है, वो अमान्य या अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 13 में ये बात बोली गई हमारे संविधान में। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? तो ये संविधान की जरूरत क्यों है, ये बात क्लियर हो गई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों भारतीय संविधान में अधिकार। बच्चों हमने क्या किया है, जैसे ही हमारी, इस बात को ध्यान से सुनते चलना है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का, बस आपको ध्यान से सुनना है। देखो भारतीय संविधान में अधिकार की जब हम बात करेंगे बच्चों, देखो हर लोकतांत्रिक देश में, मैंने आपसे जैसा कि कहा कि दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने क्या किया, अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हुए हैं। ऐसी भारत भी क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत ने भी क्या है, अपने देश के नागरिकों को कुछ क्या है, अधिकार दिए गए। अब इन अधिकारों की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हमारे संविधान लागू होने के साथ ही बच्चों क्या है, हमने अपने देश के नागरिकों को बच्चों क्या है, कुछ अधिकार दिए। जैसे जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकों के पास 7 मूल अधिकार थे। 7 में कौन था, एक और था बच्चों, संपत्ति का अधिकार। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बच्चों, कौन से संशोधन द्वारा बच्चों, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बच्चों क्या किया गया, बाद में संपत्ति के अधिकार को क्या है बच्चों, मौलिक अधिकार के ढांचे से निकाल दिया गया, मतलब उससे निकाल दिया गया, उसको क्या है, एक वैधानिक या संवैधानिक, अगर आप कह सकते हो कि सांविधिक अधिकार बना दिया गया, और उसको निकाल कर क्या बच्चों, अनुच्छेद 300, ठीक है, अनुच्छेद बच्चों 300 का, ठीक है, बना दिया गया उसके लिए एक अनुच्छेद, और इसके तहत क्या है, उसको एक सांविधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पहले 7 अधिकार हुआ करते थे जब संविधान लागू हुआ। आज अगर हम वर्तमान में बात करें तो भारत के लोग नागरिकों के पास कितने, 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है बच्चों, एक कब निकाल दिया बच्चों, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ अधिकार जो हमारे जीवन के लिए मौलिक हैं, ये तो मैं आप बताते ही आ रहा हूं, उन्हें भारतीय संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं, कहा जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए हमारे देश में जो संविधान बना, उस संविधान ने भी क्या है, व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी जो है वो मौलिक अधिकार, उनको क्या है, संविधान में एक दर्जा दिया गया। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे संविधान के बच्चों भाग 3 में है बच्चों, संविधान के भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों की क्या है बच्चों, चर्चा की गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की क्या है बच्चों, चर्चा की गई। ये बुनियादी मानवाधिकार है बच्चों, जो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तिगत विकास के लिए दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना बच्चों, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए क्या बच्चों, ये मौलिक अधिकार क्या है बच्चों, दिए जाते हैं। मैं आपको बताते आ रहा हूं, ये अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत है। यानी मतलब क्या है, गारंटीकृत का मतलब यह है बच्चों, अगर इनका कोई उल्लंघन करता है, चाहे वो सरकार हो, ठीक है बच्चों, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो एक व्यक्ति हो, ठीक है, एक व्यक्ति, अगर कोई भी इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप क्या है, इसके खिलाफ बच्चों क्या है, सुप्रीम कोर्ट या अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में जा सकते हो। इसीलिए क्या है बच्चों, ये गारंटीकृत है। जैसे मौलिक कर्तव्य बच्चों क्या है, या हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर हम बात करें तो वो गारंटीकृत नहीं है। यानी अगर वो सरकार वैसा काम नहीं करती तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन अगर सरकार या व्यक्ति आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है, आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है, तो आप इसके तहत क्या करें बच्चों, सुप्रीम कोर्ट और आप हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हो। इसीलिए इसको गारंटीकृत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये अपने संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुरक्षित करने का वादा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे प्रस्तावना, हमारी संविधान का प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, ठीक है, उस प्रस्तावना में भी ये बात बोली गई कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करने की बात की गई। उसी को बच्चों क्या है, आधार बनाकर क्या है, हमने क्या किया, हमने अपने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में भी स्वतंत्रता, समानता और न्याय दिलाने की बात की गई।
ठीक है, इसलिए वे भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता भी है बच्चों। ये क्या है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान में अधिकार की थोड़ी सी चर्चा हो गई, अभी हम अधिकारों के बारे में और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? चलो अब देखो यहां पर संविधान द्वारा भारत में नागरिकों को मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी, ध्यान सुनते चलना बच्चों, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को बच्चों, ठीक है, 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए थे? ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान में नागरिकों को बच्चों अगर हम बात करें तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, लेकिन बच्चों बाद में क्या हुआ कि संपत्ति के विवाद को लेकर क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, 7 क्या किया गया था बच्चों, मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, दिए गए थे। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या हुआ बाद में 7 थे जब सब, ठीक है, ये याद रखना है, जब संविधान लागू हुआ उस 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत में कितने, संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही संविधान लागू होने के बाद क्या है, संपत्ति को लेकर सरकार और नागरिकों के बीच और नागरिक समाज के बीच बच्चों क्या है, विवाद होने लगे बहुत ज्यादा, क्योंकि सरकार क्या है बच्चों, कल्याणकारी कामकाज करना चाहती थी। उसने क्या किया, जमींदारी उन्मूलन शुरू कर दिया। जमींदारी उन्मूलन के तहत क्या है, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे संपत्ति लेना शुरू कर दिया। अब जब उनसे संपत्ति छीनी जाने लगी तो वो क्या करते थे, जमींदार बड़े बड़े क्या, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। इससे क्या होता था, देश के नागरिकों और सरकार के बीच में क्या बच्चों, टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, जैसे बंगाल और बिहार में ये ज्यादा ही रहा। ठीक है, तो इसको लेकर क्या है, बहुत सारे वाद विवाद भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब वहां पर जाने लगे। तो बाद में क्या हुआ, सरकार जब 1978 में क्या हुआ, ठीक है, सॉरी, हाँ, 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, इसको मौलिक अधिकार से, क्योंकि क्यों मौलिक अधिकार क्या बच्चों, मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि आप अगर मौलिक अधिकारों का हनन होना तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते, यानी आपकी संपत्ति रखना आपका मौलिक अधिकार है। तो आप अगर आप सरकार आपसे ये छीनती है तो आप कहां, कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो इसीलिए क्या हुआ, बहुत वाद विवाद होता था सरकार और नागरिकों के बीच में। तो बाद में क्या हुआ, फिर सरकार ने क्या किया, एक संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया। और जब निकाला तो क्या किया गया बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन बच्चों, अगर हम बात करें 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1978 में बच्चों, 1978 किया गया और 1978 में एक संशोधन किया गया, 44वें संविधान संशोधन। उसके द्वारा क्या हुआ बच्चों, संपत्ति का जो अधिकार है बच्चों, संपत्ति के अधिकार को बच्चों अगर हम बात करें के अधिकार को अगर हम बात करें बच्चों, तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से क्या किया बच्चों, निकाल दिया गया। और इसीलिए अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे पास भारत के या हमारे भारत के नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ये बातें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नॉर्मली टीचर ये नहीं पढ़ाते हैं, वो कहते हैं बस जो एनसीईआरटी में है वही को पढ़ा के चले जाओ, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को ज्यादा नॉलेज देने की नहीं है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करना है। लेकिन पीबीएस जो हमारी क्लासेस कराने वाले जो टीचर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को एकदम सटीक जानकारी हो, नॉलेज हो, अच्छा हो। नंबर तो वो लेकर आएगा ही आएगा, साथ में उसका नॉलेज भी बढ़ना चाहिए। ये हम लोगों ने, हमारी टीम ने इस चीज को ठाना है। ठीक है, तो हम चाहते हैं आप बेसिक से बेसिक चीज जानो, छोटी से छोटी चीज जानो, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। तो अभी अगर हम बात करें तो हमारे भारत में कितने अधिकार हैं नागरिकों को, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन कौन से, देखो, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है बच्चों, अभी इन पर डिस्कस करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शैक्षिक, ये का होगा बच्चों, क्रा नहीं है, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक और अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, जिसको क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको क्या है, संविधान मौलिक अधिकार की सूची से या श्रेणी से निकालकर उसे क्या है, एक संवैधानिक सांविधिक अधिकार बना दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 का के तहत एक सांविधिक अधिकार। ठीक है, ये बात क्लियर होगी यहां तक। तो हमारे भारत में कितने अभी नागरिकों के पास कितने अधिकार है बच्चों, 6 नागरिक अधिकार है। ठीक है, तो मैं चलो अभी आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा आप ये चीज को समझो बच्चों। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा और डिटेल करूं तो हर हमारे, जैसे अगर हम बात करें समानता के अधिकार की, जब हम बात करेंगे बच्चों अभी, ठीक है, तो समानता के अधिकार के तहत देखो बच्चों, देखो यहां पर क्या है, अनुच्छेद 14 से लेकर, देखो बच्चों यहां पर क्या है, अगर हम बात करें यहां पर अनुच्छेद 14 से लेकर बच्चों, अनुच्छेद 14 से लेकर बच्चों अनुच्छेद 18 तक बच्चों
समानता का अधिकार दिया गया। यानी हमारे संविधान में क्या कुछ अनुच्छेद है बच्चों, जैसे आप आगे पढ़ोगे भी कुछ अनुच्छेद है बच्चों, ठीक है। अब उन्हीं अनुच्छेद में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में अगर आप बात करोगे तो समानता की बात की गई, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया। ऐसे बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 से लेकर बच्चों, अनुच्छेद 19 से लेकर, ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर बच्चों अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 22 तक बच्चों क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, यहां पर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब हम बात करते हैं बच्चों तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 बच्चों, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 ये क्या है बच्चों, शोषण से विरुद्ध अधिकार को क्या है बच्चों करता है, हमें संरक्षण देता है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 ये क्या कर रहा है बच्चों, ये शोषण से विरुद्ध अधिकार है। मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लो, बस थोड़ा सा जानना रहेगा बस, और कुछ नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात अगर हम बात करें बच्चों तो अनुच्छेद 25 से 28 तक बच्चों, ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेकर बच्चों, अनुच्छेद 25 से लेकर बच्चों क्या है, अनुच्छेद 28 तक से अनुच्छेद 28 तक बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार बात की गई, धार्मिक स्वतंत्रता की। इसके बाद अगर हम शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकारों की बात करें बच्चों तो अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 बच्चों, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये क्या करता है बच्चों, ये शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात करता है बच्चों, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात करता है बच्चों, ठीक है। ये दो संविधान अनुच्छेद इसमें है। बाकी संवैधानिक उपचार का समय क्या है बच्चों, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बताया बच्चों। अनुच्छेद 32 को बच्चों क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इन्होंने क्या है, संविधान की आत्मा बताया अनुच्छेद 32 को। तो ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप जानना चाहो तो, मैंने बता दिया क्योंकि मैं एज ए टीचर आपको समझा जरूरी है मेरे लिए बताना। तो ये अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे समानता का अधिकार की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, समानता के अधिकार की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो हम समझते हैं समानता का अधिकार बच्चों, देखो मैंने आपको क्या बताया, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 यानी 5 अनुच्छेद दिए गए हैं जिनमें हमें क्या है समानता का अधिकार बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 में बच्चों एक बात बोली गई कि भारत सरकार देश में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ विधि के समक्ष कानून के सामने समानता और कानून के कानून के सामने समान संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है, यह बात बोली गई है। तो यही बात यहां पर कह रहे, देखो हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। मतलब क्या है बच्चों इसका, तो इसका मतलब ये समझो बच्चों, और ये किसमें कहा गया, ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल बच्चों अगर हम बात करें, ये आर्टिकल किसमें कहा गया है, 14 में कहा गया है, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है, ठीक है। ये किसमें कहा गया बच्चों, तो ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है, ठीक है। अगर ये मतलब इसमें क्या बच्चों, देश में सभी व्यक्ति को, सभी रहने वाले नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानून के सामने संरक्षण प्रदान करेगी। कौन करेगी बच्चों, तो सरकार किसी भी के साथ बच्चों विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं रखेगी। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी पद संभाल रहा हो, उसको क्या है हमेशा कानून के बराबर सभी को क्या है बराबर माना जाए। कैसे बच्चों समझो, जैसे देश में कोई एक संवैधानिक पद, मान लो देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, एक प्रधानमंत्री और दूसरा एक रिक्शा चलाने वाला कोई व्यक्ति है बच्चों, दोनों को क्या है बच्चों कानून के सामने क्या है समान संरक्षण प्रदान होगा। दोनों को क्या है, दोनों के साथ अगर किसी भी मामले को लेकर कोई भी विवाद होता है, किसी भी मामले को लेकर, तो दोनों के साथ क्या है एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि वो देश की कोई प्रधानमंत्री है तो उनके साथ कोई अलग कानून लागू होगा और कोई गरीब रिक्शा वाला है उसके उस पर कोई कानून अलग नहीं। सभी को क्या है कानून के सामने क्या है सभी बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कोई एक डीआईजी हो, चाहे कोई एक रिक्शा चलाने वाला हो, कानून के सामने सभी बराबर हैं। एक अपराध के लिए एक आम आदमी को जो सजा मिलेगी वही सजा क्या है बच्चों, देश के प्रधानमंत्री, देश के डीआईजी को भी वही सजा मिलेगी उसी अपराध के लिए। तो ये क्या है सभी, और कानून के सामने सभी को बच्चों क्या है बराबर संरक्षण भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बच्चों। तो ये चीज है। अब जो किसी सरकार किसी से भी उसके धर्म,
जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में यह बात बोली गई है। बोली गई कि राज्य किसी देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, समुदाय और जन्म स्थान के आधार पर क्या है, कोई भेदभाव नहीं करेगी। मतलब यह है कि बच्चों देश के सभी लोगों को बच्चों क्या है, सब सार्वजनिक प्लेस में जाने का अधिकार है। किसी को भी किसी भी धर्म, किसी भी जाति के आधार पर क्या है, किसी सार्वजनिक प्लेस में जाने से रोका नहीं जा सकता। जैसे सिनेमा घर है, जैसे पार्क है, जैसे कुआं है, कुएं से पानी भरना, तालाब से पानी भरने को क्या है बच्चों, इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि आप इस जाति के हो तो आप यहां से पानी नहीं भर सकते, आप इस धर्म के हो तो आप यहां इस कुएं या इस तालाब से पानी नहीं भर सकते। इस आधार पर ठीक है किसी के साथ क्या है, किसी क्या है बच्चों, अगर हम करें तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में बोला गया है। बोला गया है कि सरकार ठीक है देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भेदभाव है ना, जन्म स्थान, लिंग ठीक है के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी और किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोक सकते, चाहे वो सिनेमा घर हो, कोई भी हो, ठीक है, जो भारत का नागरिक हो। क्लियर है बात, ये बात हो गई। फिर देखो, सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। मतलब यह कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को कोई भी सरकारी पद है बच्चों, उसमें क्या है आने की, उसमें उसके फॉर्म भरने की, उसमें क्या कहते हैं, उसमें पेपर देने का क्या है बच्चों, अगर हम बात करें तो उसमें जाने की क्या बच्चों समान अवसर है। मतलब सभी को समान अवसर मिलेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी धर्म या जाति के नाम पर। देखो बच्चों ये बात है कि हमारे यहाँ आरक्षण के नाम पर क्या है, कुछ लोगों को विशेष कुछ दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों उसका मेन मतलब उसका मेन उद्देश्य यह है कि वो क्योंकि बहुत पिछड़े हुए लोग हैं और उनके पास वो संसाधन नहीं है जो एक तबके के पास है। तो अगर आप कुछ भी कराते हुए तो वो पहले से ही पिछड़े हैं, तो वो ऑलरेडी और पिछड़ ही जाएंगे। तो उनको क्या है समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ठीक है, उनको क्या है बच्चों, उनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं ताकि, और उनके लिए क्या है बच्चों आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था एक अलग मुद्दा है, मैं कभी डिस्कस करूंगा, अभी यहां पर ज्यादा नहीं खोलना चाहता मैं। ठीक है, तो यानी अगर हमको जो भी सरकारी पद है उनमें क्या है, हर व्यक्ति को क्या है, देश के हर नागरिक को क्या है, उसको जाने के क्या है बच्चों समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 16 में इस बात को बोला गया है। फिर देखो, किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया, इसको अस्पृश्यता का अंत बोलते हैं। अनुच्छेद 17 में बोला गया कि क्योंकि पहले हमारे भारत में क्या था, एक जाति हुआ करती थी जिसको शूद्र बोलते थे। सूत्रों में बच्चों क्या होता है, उसमें भी कई शूद्र भी क्या है, कई जातियों में, छोटी छोटी जातियों में बढ़ गए, उनमें भी अछूत होते थे। अछूतों से ऐसा कहा जाता था कि वो क्या है बच्चों, उनको छूना पाप है, छूना पाप है, आप उनको छुओगे तो आप मैले हो जाओगे, आप एक तरीके से आप हीन हो जाओगे, ये सब धारणा बनी हुई थी। तो अब क्या है, इस तरीके की जो धारणा बनी थी समाज में, इसको कानूनी रूप से क्या है अवैध घोषित कर दिया और उसको एक मौलिक अधिकार बना दिया और कहा कि अगर आप कोई भी व्यक्ति इस तरीके की छुआछूत करता हुआ पाया जाएगा तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा, उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उससे बहुत सारा जुर्माना भी लिया जाएगा और उसको सजा भी हो सकती है। तो छुआछूत को भी क्या कर दिया बच्चों, खत्म कर दिया, ताकि क्या हो, समाज में एक समानता बनी रहे, ताकि कोई भी किसी को हीन दृष्टि से ना देखे। ठीक है, ताकि ये ना समझे कि ये इस जाति का है तो इस अछूत है, क्योंकि समाज में समानता बनाना है। तो समानता बनाने के लिए क्या है, जो कुरीतियां हैं, जो भी गलत धारणाएं समाज में फैल रही हैं, उन्हें खत्म करना है और उन्हें कानूनी रूप से खत्म करना है, उन्हें दंडनीय बनाना पड़ेगा, तभी लोग डर से क्या इस चीज को नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो ये क्या है बच्चों, किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है और अंत में क्या है बच्चों, उपाधियों का अंत किया गया है। मतलब जैसे पहले अगर आप देखो तो कोई व्यक्ति होता था किसी बड़े परिवार से बोलता श्री श्री श्री, है ना, मतलब ऐसे करके बोलते होता थे। कोई बड़ा सा आदमी आ रहा है ऐसे बोल रहा कि श्री श्री महोदय गोपालाचार्य जी पधार रहे हैं, कृपया सभी लोग खड़े हो जाओ। तो अब ऐसा नहीं होगा, कोई भी इस तरीके के, कोई भी जैसे विक्रमादित्य, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं कि अगर आप बात करें तो बहुत सारी उपाधियां ली जाती थी, जैसे राय की उपाधि ली जाती थी। ठीक है, जैसे अंग्रेज बहुत सारे लोगों को क्या है उपाधियां देते थे। तो अब कोई भी क्या है ऐसी उपाधियां नहीं दे, क्योंकि उपाधि से क्या होता है बच्चों, वो अपनी श्रेष्ठता को दर्शाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लोगों पर थोपते हैं चीजें, तो इसीलिए क्या है बच्चों, उपाधियों को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। और एक चीज समझो बच्चों, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, आप अपने नाम के आगे या पीछे इनको लगा सकते हो,
लेकिन जो भी आपको श्री श्री और जो भी आपको रायचंद्र या जो भी चीज आपको दी जा रही है, ये टाइटल जो मिली है, ये सब चीजें आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बात याद रखना है, क्योंकि भारत रत्न और पद्मश्री ये या पद्म पुरस्कार जो भी होते हैं, ये क्या है, ये उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते। ये आप लोग बहुत छोटे हो 9th क्लास में, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं इलबोरेट नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं इलोबरेट करता इसको। चलो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब हम बात करें बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो स्वतंत्रता के अधिकारों में कई अधिकार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे बच्चों क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है बच्चों, कुछ भी मतलब आप अपने विचारों को, अपने जो भी आपके विचार है उनको अभिव्यक्त करने की आपको स्वतंत्रता है। और इन विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम क्या है बच्चों, अगर हम माध्यम कहें, अगर आपके पास कोई विचार है, इनको अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है, माध्यम क्या है बच्चों, तो आप बोलकर कर सकते हो, बोलकर विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, आप लिखकर विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, आप मीडिया पर बच्चों क्या है, कुछ लिखकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या है बच्चों, जो भी आपका चल रहा है इस पर लिखकर क्या अभिव्यक्त कर सकते हो। तो ये सब क्या है बच्चों, विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया बच्चों क्या इन पर भी क्या है बच्चों, प्रतिबंध लग सकता है। कैसे प्रतिबंध लग सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप देश की अखंडता, देश की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा कुछ शब्द नहीं बोल सकते जैसे देश को की स्वतंत्रता और अखंडता को हानि पहुंचे, ये आप नहीं कर सकते। किसी को आप गाली नहीं दे सकते। ठीक है, आप किसी की व्यक्तिगत, ठीक है, निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आप क्या है, ये सारी चीजें नहीं कर सकते। आपको बोलने का उतना ही अधिकार है जब तक कि दूसरे के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए क्या है, मैं आपको बता दूं इन पर क्या है 8 तरीके के प्रतिबंध लगते हैं। ठीक है, अब देखो, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, यानी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आपको सरकार, आपने कोई बात बोली, सरकार आपकी बात को नहीं मान रही है, तो आप क्या है, नारे लगा सकते हो, हाय हाय सरकार, हाय हाय के नारे लगा सकते हो। आपको क्या है, सम्मेलन करने की, आपको एकजुट होने का अधिकार है। जैसे क्या होता है, नॉर्मली देखो कुछ भी होता है, दिल्ली में लोग क्या करते हैं, निकल आते हैं, मेरी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, तो ये आपको अधिकार है, इसीलिए तो कर पा रहे हैं ना, क्योंकि ये अधिकार दिया गया। नहीं तो लाठी मार के ना पुलिस ना, जो क्या कहते हैं, छोड़ो, ठीक है, आप बैठने लायक नहीं रह जाते। ठीक है, इतनी लाठी मारती है आपको। ठीक है, तो आप क्यों कर पा रहे, क्योंकि ये संवैधानिक, ये क्या है, लोकतांत्रिक अधिकार है, ये मूल अधिकार में दिया गया, तभी आप कहते हो कि हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, तो ये क्या है, ये करने का अधिकार है लोगों के पास। फिर देखो, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब आप देखो भारत के अंदर रह रहे हो, तो भारत में आप दक्षिण के व्यक्ति हो, लेकिन आप जम्मू कश्मीर घूमना चाह रहे हो तो आप आराम से जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं आपके पास। ठीक है, आप गुजरात में रह रहे हो तो आप असम के गुवाहाटी में की वादियों में घूम सकते हो, आप सिक्किम की वादियों में घूम सकते हो, आप गोवा के बीच पर घूम सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। तो भारत का नागरिक देश में आबाद रूप से घूमने फिरने की उसकी आजादी है। ठीक है, इसकी भी स्वतंत्रता है आपको बच्चों। ठीक है, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है। पहले 2019 से पहले तक आप जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, वहां अलग एक प्राव, लेकिन अब आप देश के किसी भी कोने में जाकर, कहीं से भी, यूपी से उठकर आप बिहार जाकर, यूपी से बिहार में रहना चाहते हैं, आपको वहां अच्छा लग रहा है, आप जाके वहां बस जाओ। आपको दिल्ली में अच्छा लग रहा है, आप देखो बहुत सारे लोग नहीं है जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, वो आज दिल्ली में रह रहे हैं, वो आज पंजाब में रह रहे हैं, वो वहीं उन्होंने घर बना लिया, वहीं उन्होंने सब कुछ करवा लिया। तो वहां पर क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, रहने और बसने का अधिकार, ये भी क्या बच्चों, मूल अधिकार है। देश के नागरिकों को देश के अंदर कहीं पर भी रहने और बसने का क्या है बच्चों, अधिकार है। कोई भी काम करने, धंधा करने या पेशा करने की स्वतंत्रता है। कोई भी काम जो आपकी इच्छा करती है, कहती है कि आपको यह काम करना चाहिए, आप कर सकते हो। कल तक आपका मन कर रहा था कि हम डॉक्टर बन के डॉक्टरी करेंगे, आपने किया, छोड़ दिया, बाद में आपका मन दूसरे दिन पलट गया, अरे नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है, अब चलो हम बनेंगे इंजीनियर, आप इंजीनियर बन गए। फिर अरे अरे इंजीनियर से दिल उब गया, अब फिर क्या बनेंगे, फिर बन गया क्या बच्चों, फिर जो आपका मन करे वो बन जाना। ठीक है, फिर जो आपका मन करे वो बन जाना। तो लोग क्या है, अपनी मर्जी से क्या है, कुछ भी काम धंधा कर सकते हैं। ठीक है, एक जीवन में आप कई काम धंधे, तो ये भी क्या है, आपकी स्वतंत्रता है। आपको काम धंधे, काम को चुनने की क्या है बच्चों, ये स्वतंत्रता है, इसका चुनाव। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, कुछ स्वतंत्रताएं हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, आगे बात करें, चलो। फिर देखो, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया बच्चों, तब तक दोषी नहीं, सॉरी यहां पर ठहराया जाएगा, तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि ऐसा कोई कार्य करने के समय किसी प्रदत्त विधि का अतिक्रमण नहीं हो। विधि मतलब कानून,
और प्रदत्त मतलब जारी, जारी जो दिया गया, जारी कानून का अतिक्रमण नहीं हुआ है। मतलब किसी व्यक्ति को आप इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते हो कि पहले ये क्या था बच्चों, पहले ये अपराध था। अगर उसने कोई काम किया है, कोई ऐसा काम किया है जो अभी दिए गए कानून के तहत क्या है बच्चों, वो अपराध है, तो ही आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, तो ही आप उसको सलाखों के पीछे डाल सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे कानून के लिए क्या बच्चों उसको सजा नहीं दे सकते जो अभी कानून नहीं है, पहले था, रद्द कर दिया गया। इस आधार पर आप किसी को क्या है बच्चों गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी जो जारी कानून है उसी के आधार पर क्या है बच्चों, अगर उसने उस कानून का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ कोई अपराध किया है, तो आप क्या बच्चों उसको गिरफ्तार कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है और ये संविधान के अनुच्छेद 20 में ये बात बोली गई है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है बच्चों। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है बच्चों, राइट टू लाइफ का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में ये ऐसा अधिकार है कि आपकी इच्छा के बगैर कोई आपकी जीवन को नहीं छीन सकता। ठीक है, आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बच्चों क्या होगा, किसी के जीवन को क्या है छीना जा सकता है। अब आप कहोगे कि सर फिर लोगों को फांसी कैसे दे दी जाती है, तो फांसी बच्चों क्या है, आपने क्या किया है, आपने विधि का उल्लंघन किया है और उस उल्लंघन के तहत आपने कोई जघन्य अपराध किया है, उस जघन्य अपराध के बदले क्या है आपको फांसी दी जा रही है, या जो भी कसाब को कह लो या किसी को फांसी दी जा रही है। आपको और हमें नहीं बच्चों, हम लोग कोई ऐसा अपराध नहीं करने वाले हैं। मतलब जो भी जिसको भी फांसी दी जाती है, जिस भी अपराधी को फांसी दी जाती है, उसे क्या है, उसने कोई जघन्य अपराध किया है, उसने विधि जो स्थापित जो कानून था उसका उल्लंघन किया है, उस उल्लंघन के तहत क्या है बच्चों उसको उसकी जान ली जा रही। अदरवाइज किसी को भी बच्चों क्या है, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो बच्चों क्या है, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही क्या बच्चों सरकार उसकी जान को छीन सकती है या ले सकती है। जैसे बच्चों मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं बच्चों, क्या था कि एक पेरेंट मतलब एक बच्ची थी। ठीक है, वो 15-16 साल की थी। ठीक है, मैं मैगजीन पढ़ रहा था, तो उसके पेरेंट का क्या है बच्चों एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब उसके पेरेंट की जब एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके पेरेंट काफी पैसे वाले थे, हालांकि काफी पैसे वाले थे उसके पेरेंट और वो भी फैमिली से। तो उसकी जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या है, उसके जो डैड हैं या पिताजी हैं उनकी डेथ हो जाती है और उसकी मम्मी जो है बच्चों क्या है कोमा में चली जाती है। कोमा में चली जाती हैं तो फिर क्या वो ट्रीटमेंट करवाती है बच्ची 16 साल की बच्ची होती है, काफी समझदार हो जाते हैं आज के 16 तो परिवार वाले जो भी और फैमिली के लोग उसको क्या है उनको ट्रीटमेंट कराते हैं। और उस औरत का, उसकी मम्मी का क्या है बच्चों 10 सालों तक क्या है बच्चों ट्रीटमेंट चलता है। फिर डॉक्टर बताता है कि बच्ची उसको बताता है लड़की को कि आपकी माँ जो है वो आप कोमा से बाहर नहीं आ सकती है, लेकिन अगर वो जिंदा रहेंगी तो उनको बहुत कष्ट होगा, हमेशा ही बच्चों क्या है उनको कष्ट हो, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं होती थी। जो कोमा में थी लेकिन फिर वो फील करती थी उस चीज को, क्योंकि आप जो भी वो डॉक्टर होता है वो इस चीज को बता देता है कि क्या फील कर रहा है इस समय पेशेंट। तो वो बोलती थी कि उनको बहुत पीड़ा होता है और इस पीड़ा से एक ही चीज है बच्चों कि क्या है, उनको आप क्या है कोई भी ऐसा कुछ करो जिससे क्या है उनको मुक्ति मिल जाए, मतलब उनको उनकी डेथ के लिए। तो डेथ के लिए क्या बच्चों, पहले तो जो बच्ची होती है वो मना करती है कि नहीं हम नहीं होने देंगे, हम मम्मी के सब कुछ सही करेंगे और ज्यादा पैसा लगाएंगे। लेकिन अंत में क्या होता है कि पता चलता है कि नहीं ठीक नहीं हो सकती, ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा। तो फिर वो क्या करती है, उसको उनसे क्या है जहर वाला जो इंजेक्शन है, जिसे इंजेक्शन एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो इंजेक्शन उनको लगवाती है अपने मदर को और फिर क्या है उनकी जान लेती। और ये पूरा कानून के द्वारा लॉ जो वकील है कोर्ट में ये सब चीजें अपील की जाती हैं। अपील करने के बाद क्या बच्चों ये बात वो कोर्ट क्या है उनको अलाउ करता है, अलाउ करने के बाद क्या बच्चों वो क्या है इंजेक्शन लगवा देती हैं जहर वाला, जो भी डॉक्टर बोलता है उसका उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है, फिर उनको अंतिम संस्कार कराया जाता है। तो ये क्या किया, पूरा प्रोसेस फॉलो किया, कोर्ट से अनुमति ली गई, पहले कोर्ट ने बताया कि हाँ ये कंडीशन है, अब डॉक्टर ने बताया कि हाँ ठीक है कोमे में है, कोमे में इनको बहुत पीड़ा हो रही है और पीड़ा हो रही तो ये अब ये सुधार इनके जीवन में हो नहीं सकता है, अब ये जब तक जीवित रहेंगे ऐसे ही रहेंगी। तो इनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पीड़ा आसानीय है जो हम लोगों से नहीं देखी जा रही है। तो इसके तहत क्या उनको क्या किया गया, उनकी लाइफ से उनके जीवन से क्या उनको वंचित किया गया। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी को क्या है वंचित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है, आपको याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 21 में ही बच्चों निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, जो आज हम कहते हैं ना अरे मेरे सामानों को मत छुओ, आपको प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी, मोबाइल मेरी प्राइवेसी, तो ये प्राइवेसी का जो अधिकार आपको दिया है ना,
ये अनुच्छेद 21 ने ही दिया बच्चों। राइट टू प्राइवेसी, जिसको निजता का अधिकार कहते हैं, ये अनुच्छेद 21 के अंदर ही आता है। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है अनुच्छेद 21, जो बच्चों क्या है, देश में अगर आपातकाल भी लग जाता है, इमरजेंसी भी लग जाती है, तब भी क्या है, इस अधिकार को खत्म नहीं किया जाता बच्चों। बाकी सारे के सारे अधिकार जो है खत्म हो जाते हैं आपके। ठीक है, कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कानूनी अधिकार मतलब कोई व्यक्ति है, देश का नागरिक है, उसने कोई ऐसा कोई कानूनी कोई अपराध कर दे जो कानून की नजर में क्या है, उल्लंघनकारी, तो फिर क्या है, तभी क्या है, किसी व्यक्ति को कोई जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन बच्चों जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करते समय क्या है, उसे गिरफ्तारी के कारण भी बताने होते हैं। ये देखो, अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे बच्चों क्या है, पहले जैसे ही किसी को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया तो उसे गिरफ्तारी के कारण बताएगा जिसको गिरफ्तार किया गया। हाँ, कोई ऐसा काम उसने किया है जो शायद क्या है, जो बताने लायक नहीं है, जो बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा है, जो अगर हम कहते जो जिसको छुपाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी, तभी नहीं बताया जाएगा। इनकेस नहीं, अदरवाइज क्या है, पुलिस को क्या है, बताना ही पड़ता है कि आप किस कारण से क्या है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। जैसे बच्चों, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। पहला काम यह कि जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो आपको क्या करना है, उसकी गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने के कारणों को अवगत कराना होगा। और जब आप उसको अवगत कराते हो तो वो ठीक है, जैसे आपको मान लो कोई किसी व्यक्ति को, कोई आप और मैं ही निकलता हूं बार बार मेरे मुंह से, मान लो किसी व्यक्ति को क्या है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो सबसे पहले पुलिस क्या करेगी, उसको गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने के कारण बताएगी। कुछ ऐसे भी अपराध होते हैं जिनमें क्या है वो आपको कारण नहीं बताएगी कि क्यों गिरफ्तार किया गया, वो बड़ा ही कोई अपराध होगा तभी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको बताया जाएगा कि क्यों हम गिरफ्तार कर रहे हैं किसी उस व्यक्ति को। ठीक है, अब उस व्यक्ति को, अगर जिस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में गिरफ्तार लिया है तो उसको पुलिस वालों को क्या है, हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति को क्या है 24 घंटे के अंदर बच्चों क्या है, जिला मजिस्ट्रेट के सामने यानी जिला न्यायालय के सामने क्या है, उसको क्या है पेश करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या है, उसको 24 घंटे के अंदर क्या है बच्चों पेश करना पड़ेगा। दूसरा ये बात होती, देखो, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने बच्चों क्या है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर क्या है प्रस्तुत करना होगा। मजिस्ट्रेट के सामने बच्चों क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर क्या है उसको प्रस्तुत करना होगा। यह दूसरा आपको संरक्षण दिएगा। तीसरा बच्चों, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उस व्यक्ति को अपने बचाव के पक्ष में क्या है बात रखने के लिए क्या है, उसको अपने वकील से परामर्श करने, अपने वकील से क्या है बच्चों बातचीत करने का क्या है उसको पूरा अधिकार है। और वो अपने पक्ष में क्या है बच्चों, वो मुकदमा भी लड़ सकता है वकील के सहारे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है बच्चों। ठीक है, तो आप सोचो, आपने कोई अपराध करने के बाद भी आपको इतने सारे संरक्षण भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है कि आपको कोई गिरफ्तार करता है तो सबसे पहले आपको गिरफ्तारी के कारण वो बताएगा, फिर क्या है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर क्या है उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा, या जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसको पेश करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उस व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वो अपने वकील से सलाह मशवरा कर सकता है और वो क्या है अपने वकील से क्या है बचाव करने के लिए क्या है एक वकील को भी वो क्या है रख सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है बच्चों, ये अधिकार है और ये अनुच्छेद 22 में इस बात को बोला गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 22 की बात कर रहे थे। चलो अब हम बात करें बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों देखो, शोषण के विरुद्ध की जब हम अधिकार की बात करते हैं बच्चों, तो शोषण किस तरीके से किया जा रहा है बच्चों। तो देखो, एक तो महिलाओं का शोषण किया जा रहा था। महिलाओं का शोषण जैसे कैसे किया जा रहा है, तो बच्चों आज भी देखो बच्चों क्या है, बहुत सारी महिलाओं का क्या है, या जैसे हम कह सकते हैं कि एक कह रहे आज देखने को मिलेगा कि मानव तस्करी होता है। मानव तस्करी में भी सबसे ज्यादा किसका, मानव मतलब जो मानव प्राणी है जिसमें महिला पुरुष सभी आ जाते हैं, मानव में भी मानव तस्करी मतलब उनका अवैध तरीके से व्यापार करना। अवैध व्यापार क्या है, मानव का अवैध व्यापार करना क्या है, मानव तस्करी कहलाता है। अब उनमें भी क्या है, महिलाओं का क्या कर रहे हैं, अवैध तस्करी कर रहे हैं, मतलब क्या है अवैध व्यापार कर रहे हैं। महिलाओं को क्या, जैसे इन भारत की जो बहुत सारी महिलाओं को क्या है कहीं से रोड से कहीं से उठा लिया जाएगा, उनको क्या है शिप के माध्यम से टैंकर में भर कर क्या है उनको क्या कहीं सऊदी अरब कहीं कहीं अमीर देशों में क्या भेजा जाता है, प्रोसिक्यूट बनाकर, मतलब ठीक है ना, आप समझ रहे हो, मैं ज्यादा ओपन नहीं होना चाहता। ठीक है, तो ये बनाकर क्या है उनको भेजा रहा। अब इनसे क्या है बच्चों, इस तरीके के संरक्षण से क्या है बच्चों, इन महिलाओं को इस तरीके के शोषण से बचाने के लिए बच्चों क्या है ये किया गया। ऐसे बच्चों से आप बच्चों का क्या है बच्चों
क्या है, आप 14 साल से कम उम्र का जो भी बच्चा, 14 साल या उससे कम उम्र के जो भी बच्चे हैं, आप उससे कोई किसी खतरनाक फैक्ट्री कारखाने में क्या है काम नहीं करा सकते, जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये क्या है बच्चों, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो शोषण किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा, उसके विरुद्ध क्या है, ठीक है। तो देखो, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। अवैध व्यापार मैंने बताया मानव तस्करी बच्चों। अवैध व्यापार मतलब क्या है बच्चों, मानव तस्करी। मानव तस्करी में भी किसका, ठीक है, किसकी तस्करी की जा रही है मेरे बच्चों, तो महिलाओं की बहुत ज्यादा, जो लड़कियां होती हैं छोटे 15-16 साल की, 17 साल की जो लड़कियां होती हैं, उनका बच्चों क्या किया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। उनको एक देश से, आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, उनको टैंकर में भरकर दूसरे देशों, पानी के जहाज के माध्यम से क्या है दूसरे देशों में, सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज में, बहुत अमीर कंट्रियों में क्या है देशों में लिया जाए। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार देखो महिलाएं होती, मैंने आपको बताया महिलाएं होती जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। अनैतिक मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है। क्या है अनैतिक बच्चों, मुझे बोलने की जरूरत तो है ही नहीं बच्चों, ठीक है। फिर देखो, संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। मतलब आप किसी की इच्छा के विरुद्ध क्या है उससे काम नहीं ले सकते, पहली बात तो ये। दूसरा, बेगार मतलब क्या होता है, बिना पैसा दिए, क्या है बिना वेतन दिए किसी से काम कराना है बच्चों, क्या है बेगार कहलाता है, ठीक है। जिससे बिना पैसा दिए, बिना उसे क्या है आप मुफ्त में क्या है काम करा रहे हो, तो ऐसा भी क्या है नहीं करा सकते। ये भी क्या है बच्चों, ये शोषण का तरीका है। जैसे हमारे भारत में ये तरीका था, लोगों क्या करते थे, कर्ज दे देते थे किसी को, और वो कर्ज नहीं चुका पाता था, तो उससे फिर क्या है उसके आजीवन क्या है उससे काम करवाते थे। उसके बदले में सिर्फ उसको खाना देते थे, लेकिन उसके अलावा ना उसको पैसा ना कुछ नहीं देते थे। रहने के लिए थोड़ा वो दे दिया और खाने के लिए दे दिया, खाना दे दिया, बस आप रहो यहीं पर, ये सब किया जाता था। तो अब ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है बच्चों। इसी तरह देखो, मैंने बताया संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। मैंने आपको बताया 14 वर्ष या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको आप किसी भी खतरनाक फैक्ट्री, कारखाने या किसी भी ऐसे प्लेस पे नहीं काम करा सकते जहां उनकी जान को क्या है बच्चों खतरा है, ठीक है बच्चों। किसी कारखाने, खदान या रेलवे, बंदरगाह खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। अगर ऐसा कराता है तो वो क्या है बच्चों दंडनीय अपराध है। इसीलिए देखो बच्चों, बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होते हैं वो अपने गेट के बाहर ही लगा देते हैं कि क्या लगाते हैं बच्चों, चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, है ना, बाल श्रम निषेध है। वो लिखते हैं क्या है, बाल श्रम निषेध है। वो ऐसे लगा देते हैं फैक्ट्री के बाहर ही उस पे एक, ठीक है, बोर्ड पर क्या है लिख देते हैं उसको, चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, यानी बाल श्रम क्या है बच्चों निषेध है। तो ये कराते क्यों कहते हैं, ताकि क्या है वो जो भी अधिकार हैं उनका वो पालन करना, ऐसा कहते हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों पे क्या है बाहर लिखा होता है और अंदर बच्चे काम कर रहे होते हैं, ऐसा भी होता भी है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के अनेक कानून बनाए गए हैं बच्चों, ठीक है, इसी को आधार बनाकर। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये अनुच्छेद 23 में ये दोनों बात बोली गई थी, और ये बाल श्रम वाली बात किसमें बोली गई बच्चों, अनुच्छेद 24 में, ठीक है। तो ये किसके शोषण से बचा रहा है बच्चों, बच्चों को शोषण से बचा रहा है, और महिलाओं को, और जो गरीब लोग हैं, जो जिनको बेगार कराया जा रहा है, जिनसे बलात् श्रम कराया जा रहा है, उनसे उनको क्या है शोषण से बचाया जा रहा है। ये बच्चों क्या है, ये अनुच्छेद है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे भारत में जितनी भी दुनिया में जो भी धार्मिक समुदाय पाए जाते हैं, वो सारे के सारे धार्मिक समुदाय हमारे भारत में मिलते हैं। जैसे जो हिंदू की बात करें, मुस्लिम, बौद्ध, है ना, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, यहूदी, ये 7 की 7 जो कम्युनिटी है, धार्मिक समुदाय हैं, ये भारत में भी पाए जाते हैं। लेकिन भारत में सभी धार्मिक समुदाय की आबादी क्या है, एक जैसी नहीं है। कोई बहुसंख्यक में है, कोई अल्पसंख्यक में। बहुसंख्यक में यहां पर कौन है, तो हिंदू हैं। बाकी जितनी भी धार्मिक समुदाय हैं वो अल्पसंख्यक में। अब इन अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक बचाव के लिए, या कह सकते हो अपने धार्मिक को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या इनको संरक्षण दिया है। लेकिन बच्चों जब हम धार्मिक अधिकार की बात करें तो इसमें सिर्फ बहुसंख्यक या अल्पसंख्यकों को नहीं, सभी को क्या है बच्चों धार्मिक अधिकार दिए गए। एक व्यक्ति को भी बच्चों क्या है धार्मिक अधिकार है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को मानने से मना कर सकता है, वो बिना धर्म को माने रह सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म की रीतियों का आचरण कर सकता है, और अपने धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कुछ प्रयास भी कर सकता है। तो एक व्यक्ति के होने के नाते एक समुदाय को भी क्या है बच्चों, एक संगठन को भी क्या है बच्चों, ये सब अधिकार दिए गए हैं। बच्चों भारत एक ऐसा अनोखा देश है जिसने व्यक्ति के साथ साथ समुदाय को भी क्या बच्चों धार्मिक अधिकार दिए गए हैं। एक संगठन को किया बच्चों अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है,
ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई। जब हम धार्मिक अधिकार की बात करें तो मतलब उसका ये नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिए गए। अल्पसंख्यकों को रक्षा के लिए बच्चों ये अधिकार तो मिले हैं, साथ में बहुसंख्यकों को भी ये अधिकार मिले हुए हैं। देखो, हर किसी को अपने अंतःकरण को मानने की, ठीक है, अपने अंतःकरण को मानने की। अंतःकरण मतलब कि जो आपका इनर कॉन्शियस है, जो आपका मन है, अंतःकरण मतलब इसको समझो बच्चों। अंतःकरण मतलब देखो आपका अंतःकरण यानी आपका मन ये कह रहा है कि मैं नास्तिक रहना चाहता हूं। नास्तिक मतलब क्या है? नास्तिक मतलब क्या है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानूंगा, ये आपका मन कर रहा है, तो आप मत मानो। ये भी संविधान ने क्या किया बच्चों? क्या किया बच्चों? ये भी अधिकार एक व्यक्ति को दिया है कि आप नास्तिक रह सकते हो, आप किसी भी धर्म को ना मानो, आप किसी भी भगवान को मत मानो, ये भी संविधान ने दिया। और ये क्यों किया? क्योंकि अंतःकरण कह रहा है, हमारा मन कह रहा है कि हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, तो ये अधिकार भी संविधान ने आपको दिया हुआ है। आप किसी भी धर्म को मत मानो, आप बिना धर्म के रहो और रह सकते हो, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। मेरा एक दोस्त है, किसी धर्म को नहीं मानता है, ठीक है, वो किसी दिन को कुछ नहीं मानता है, कुछ नहीं, जो नॉर्मल जीवन चल रहा है वैसे चल रहा है, कभी मंदिर नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा, है उसकी इच्छा है भाई, नहीं उसका मन करता, भगवान पर विश्वास नहीं है उसको, किसी भगवान विश्वास नहीं, तो नहीं मान रहा है वो। तो आप में या हम में या कोई भी व्यक्ति हो जिसका अंतर्मन जो कह रहा है, उसको मन कर रहा है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम बनना चाहता है, बन सकता है। उसका अंतर्मन जो भी कर रहा है, वो मुस्लिम, अगर वो हिंदी में आना चाहता है तो वो बिल्कुल आ सकता है। तो आपका अंतःकरण जो कहता है आप कर सकते हो। ये अंतःकरण की क्या है बच्चों? अंतःकरण को मानने की, यानी आपका जो इनर कॉन्शियस है, जो आपका जो कह रहा है, वो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को ना मानने की भी क्या आपको स्वतंत्रता है। इसी तरह किसी भी धर्म को मानने का, यानी मैंने आपको बताया किसी भी धर्म को मान भी सकते हो आप, ठीक है। जैसे ठीक है, बहुत सारे लोग मान रहे हैं, जैसे हिंदू हैं, हिंदू अपने धर्म को मान रहा है, मुस्लिम धर्म को मान रहा है, सब ये चल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। किसी भी धर्म के आचरण का, आचरण मतलब क्या है? जो उसमें जो धर्म में जो बातें बोली गई हैं उसका आचरण करना, उसको आत्मसात करना बच्चों। जैसे बच्चों क्या है, बहुत सारी रीतियां होती हैं, बहुत सारे त्योहार होते हैं, उनका फॉलो करना, उस धर्म में रहते हो। जैसे हम हिंदू धर्म है, तो हम जैसे मान लो हम हिंदू हैं, आप बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पर जो हिंदू होंगे, वो क्या कर रहे बच्चों, जितने भी त्योहार होते हैं हिंदू धर्म में वो सब मनाए, क्या कर रहे हैं? हम आचरण कर रहे हैं उसका। वो सब दिवाली हो रही है ना, भैया दूज हो रहा है आपका, अगर हम बात करें तो होली हो रही है। ऐसे मुस्लिम हैं तो बच्चों ईद है, बकरीद है, और बहुत सारे त्योहार उनके में भी है जो वो लोग फॉलो करते हैं। तो एक धर्म में होने के नाते बच्चों क्या है, उनके धर्म में कुछ आचरण होते हैं, उनको वो लोग क्या है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, मतलब आप भले आप जो भी व्यक्ति जिस धर्म का है उस धर्म का तो प्रचार प्रसार कर ही सकता है। कोई किस दूसरे धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का भी प्रचार प्रसार कर सकता है। आपको किसी भी धर्म का क्या है प्रचार प्रसार करने की भी क्या है आजादी है बच्चों, आपको क्या है पूरी आजादी है, ठीक है बच्चों। तो धर्म को ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बच्चों क्या है अपने अंतःकरण को मानने, अपने धर्म को मानने, धर्म का आचरण करने, और बच्चों क्या है उसकी क्या है बच्चों किसी भी धर्म का क्या है प्रचार प्रसार करने की क्या है बच्चों आजादी है। और ये अनुच्छेद किस में कहा गया बच्चों? 25 में बोला गया है। हर धार्मिक समूह, मैंने आपको बताया कि बच्चों देश में क्या है, भारत एक ऐसा अनोखा देश, इसने व्यक्ति के साथ साथ समूह को भी बच्चों का, संगठन को भी क्या है बच्चों धर्म का संरक्षण या धर्म को मानने का अधिकार दिया है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है। मतलब जो भी आपकी संस्था है या जो भी आप पंथ हैं, आप क्या है अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या है अपनी चीजों का क्या है प्रबंधन, उसको क्या है मैनेज कर सकते हो। ये भी क्या है बच्चों आजादी मिली हुई है। अब देखो, सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। मतलब आपसे क्या है किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए सरकार क्या है आपसे किसी तरह की कोई टैक्स नहीं लेगी। धर्म के नाम पर सरकार कोई टैक्स नहीं देती, बल्कि आपको हज यात्रा, अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, इन सब के लिए क्या बच्चों ठीक है अमरनाथ यात्रा जैसे, और बच्चों क्या है यहां पर कैलाश की यात्रा के लिए बच्चों बल्कि सरकार क्या करती है देश के नागरिकों क्या करती है सब्सिडी देती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अलग धर्म के हो तो आप पर क्या है धर्म को, मान लो सरकार हिंदू धर्म के लोगों की है तो आप हिंदू धर्म के लोगों से क्या है उससे टैक्स वसूले, तो ऐसा नहीं कर सकती। धर्म के नाम पर, धर्म के प्रचार प्रसार, धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या है सरकार किसी भी तरीके कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। आपने सुना कोई धार्मिक कर लेते हो कोई सरकार, किसी तरीके कोई सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है ना, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी टैक्स नहीं लेती। तो ये भी है बच्चों। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक, ठीक है, शिक्षा, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो भी सरकारी संस्थाएं, अब देखो सरकारी संस्थाएं
कई तरीके की हो सकती है। एक सरकारी संस्था ऐसी है जिसे सरकार ने बनाया भी, एक कोई स्कूल ऐसा है जिसे सरकार ने बनाया भी और सरकार चला भी रही है। तो वहां पर जो भी धर्म के जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर उस शैक्षणिक संस्था में, जो भी सरकार की शैक्षणिक संस्था है, उसमें किसी भी धर्म की क्या है कोई शिक्षा नहीं जाएगी, मतलब वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसमें क्या है ऐसी शिक्षा जाएगी जो सभी धर्मों को बढ़ावा देती, ठीक है। या कोई ऐसी संस्था है जो सरकार के पैसों के द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन चला कौन रहा है, प्राइवेट व्यक्ति, वहां पर भी क्या होगा बच्चों, वहां पर भी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, लेकिन कोई विशेष धर्म का व्यक्ति की संस्था है, वो अपने संस्था में क्या है, वो अपने संस्था में क्या है अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है। लेकिन सरकार के द्वारा संचालित और सरकार के द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था में बच्चों क्या है कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी। मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि मदरसे कौन चला रहा है, तो एक मुस्लिम व्यक्ति चला रहा है, एक मुस्लिम कम्युनिटी चला रहा है, तो वो सरकार नहीं है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। गुरुकुल में हिंदू धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जा सकती है, वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। लेकिन सरकार की जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं वह या सरकार द्वारा वित्त पोषित, यानी जो पैसा जहां पर सरकार ने लगाया, उन संस्थाओं में बच्चों क्या है किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जाए, ताकि देश में क्या है धार्मिक सौहार्द बने। ठीक है बच्चों, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है, तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मान लो कोई भी प्राइवेट शैक्षणिक संस्था है बच्चों, उस शैक्षणिक संस्था में बच्चों क्या है, अगर बच्चा अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को पालन कर रहा है तो कर सकता है। लेकिन अगर किसी निजी शैक्षणिक संस्था में भी अगर कोई बच्चा मना कर रहा है कि हम ये आपकी इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस प्रार्थना को फॉलो नहीं करेंगे, तो कोई भी शैक्षणिक संस्थान उस पर क्या है ये पाबंदी या उसको मजबूर नहीं कर सकती इसको मानने के लिए। जैसे बच्चों अगर मुस्लिम लोग हैं, मैं जस्ट टेक एन एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मुस्लिम लोग हैं, वो वंदे मातरम स्कूलों में नहीं गाना चाहते, तो ये उनके पास अधिकार है, वो नहीं गाएंगे, वो मौन होकर खड़े रह सकते हैं, उनको गाने के लिए कोई नहीं कह सकता, चाहे कोई प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी संस्था। उसमें क्या है बच्चों, वो अगर नहीं कह रहे हैं, अगर उनका गाने का नहीं इच्छा है राष्ट्रगीत, तो वो नहीं गाएंगे। वंदे मातरम नहीं गाने का मन है तो नहीं गाएंगे, भारत माता की जय बोलने का उनका नहीं मन कर रहा है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये उनके पास अधिकार है, वो चाहे शैक्षणिक संस्था हो चाहे कोई हो, ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों। चलो, तो कोई भी संस्था बच्चों क्या है उस तरीके का उनको जबरदस्ती नहीं कर सकती कि आओ आप ये करना ही करना है, ठीक है। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो भी ईसाई धर्म में से रिलेटेड जो भी लोग हैं, मेरे जानने में नोन है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप मान लो आप ईसाई धर्म बन गए, ठीक है, या कोई भी अगर मान लो कोई व्यक्ति ईसाई धर्म बन गया बच्चों, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया या ईसाई बन गया हो, तो वहां पर क्या है बच्चों, हर संडे को एक प्रार्थना सभा होती है। उस प्रार्थना सभा में बच्चों क्या, जैसे कोई क्षेत्र है, एक बड़ा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के आसपास क्या एक पादरी होंगे, और वो पादरी क्या करते हैं, एक छोटा सा चर्च बन जाएगा या बड़ा चर्च बन जाएगा, वो पादरी क्या है हर संडे को क्या है वहां पर सभा करेंगे, और जितने भी उस क्षेत्र में रहने वाले ईसाई हैं सबका रजिस्टर बना रहता है, प्रिपेयर तैयार रहता है, उनको आते समय एंट्री करना है, और उनको हर संडे को इकट्ठा होना ही होना। अगर कोई भी संडे में इकट्ठा नहीं हुआ, अगर कोई भी व्यक्ति नहीं आया, किसी कारण से नहीं आ पाया, अगर वो 1-2 संडे अगर गैप कर दिया उसने, तो फिर क्या है चर्च के लोग क्या है उसके घर पहुंच जाएंगे कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, उसको इंसिस्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो उनको आना ही जरूरी पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो मना कर सकता है, ऐसा नहीं, भारत में रहने वालों को यह अधिकार है, लेकिन ज्यादातर लोग के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में समझते बच्चों। देखो, नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है ना। मतलब संस्कृति क्या है, उसकी बोलियां हैं, उनकी भाषाएं हैं, ये सब क्या है बच्चों संस्कृति का, ठीक है। उनका खान पान है, इन सबको क्या है बच्चों फॉलो करने का, इन सबको क्या है संरक्षित करने का भी बच्चों क्या है हर व्यक्ति को या देश के नागरिक को क्या है बच्चों अधिकार है। आप अपनी भाषा को क्या है बच्चों, अपनी भाषा में बात कर सकते हो, अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हो, ये सब भी अधिकार क्या बच्चों नागरिकों को दिए गए बच्चों। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थानों में, ध्यान सुनना बच्चों, मैंने एक बात अभी बोली थी थोड़ी देर पहले, किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान मतलब वित्त पर यानी पैसा देना, ठीक है, वित्त अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में नागरिकों के साथ धर्म,
मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इन आधारों पर बच्चों क्या है, किसी भी तरीके कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब आप अगर किसी धर्म विशेष के हो तो आप ऐसा नहीं कि किसी शैक्षिक संस्थान में आपको जाने से मना कर दिया जाए कि आप नहीं इस धर्म से आते हो तो आप इस शिक्षा संस्थान में नहीं आ सकते। जो भी शिक्षा संस्थान सरकारी है या सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, भाषा, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसे उसमें दाखिला लेने से, उसे उसमें प्रवेश होने से क्या है, वर्जित नहीं किया जा सकता, उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों। ठीक है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। अल्पसंख्यक मतलब कौन है बच्चों? तो अल्पसंख्यक कौन है? देखो, हमारे भारत में अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माना गया है। यानी कुछ भाषा के आधार पर कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं और धर्म के आधार पर। तो भाषा और धर्म से आधार संबंधित जो भी अल्पसंख्यक है वो क्या है बच्चों, अपने, ठीक है, अपनी भाषा और अपने धर्म से संबंधित क्या है बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित भी कर सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों, ये अल्पसंख्यकों को क्या है बच्चों, अधिकार दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात हो गई है। क्लियर है बात? आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे हम बात करेंगे बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद 32 में बच्चों क्या है, संवैधानिक, अनुच्छेद 32 बच्चों, अनुच्छेद 32 क्या करता है बच्चों, संवैधानिक अनुच्छेद 32, ठीक है, ये क्या है, संवैधानिक उपचारों को, इसको बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बच्चों क्या है, हमारे देश के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने बोला है ये संविधान की आत्मा है। इनको संविधान की आत्मा बोला गया। किसको संविधान की आत्मा बोला है? तो बच्चों अनुच्छेद 32 को। और किसने बोला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अब देखो बच्चों, देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या, देखो अगर कोई भी अधिकार जो दिए जा रहे हैं, अगर वो अधिकार, अगर उन अधिकारों को संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए तो उन अधिकारों को दिए जाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो आपको कुछ कोई चीज दी जा रही है और आपको कोई चीज दी जा रही है, लेकिन उस चीज को आपको उसको रखने का, संरक्षण, उसको बचाए रखने का आपको, अगर आप कोई अधिकार नहीं है तो उनको उसको दिए जाने कोई अधिकार नहीं। इसी तरीके से बच्चों क्या है कि जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनको संरक्षित करने के लिए बच्चों क्या है, कुछ प्रयास किए गए हैं। उन्हीं प्रयासों को क्या बच्चों, संवैधानिक उपचार कहा जाता है। ठीक है, जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं उनको संरक्षित करने का भी बच्चों क्या है, प्रावधान किया गया है। जैसे बच्चों क्या है, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण हैं, ठीक, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू करने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। जो भी अधिकार दिए गए हैं उन्हें लागू करने का बच्चों क्या है, उन्हें लागू कराने का बच्चों क्या हमारे पास अधिकार है। और उपयुक्त जो भी अधिकार हैं उनको हमें लागू कराना ही पड़ेगा और उनको लागू करना ही पड़ेगा सरकार को। ठीक है, अब देखो यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों का प्रभावी बनाता है। ठीक है, क्योंकि अगर यह अधिकार ना होता तो अन्य अधिकारों को क्या है, प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जो भी अधिकार आपको मिले उनको लागू कराना बच्चों, ये इसकी गारंटी है। ये अधिकार, ये जो अनुच्छेद यही कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है कि जो अधिकार, जो भी और 5 तरीके को अधिकार दिए गए हैं उनको लागू कराना क्या है बच्चों, इसकी गारंटी। और कोई भी अगर लागू नहीं करता, ये प्रभावी नहीं बनाता है, तो इसके तहत आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है बच्चों, हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई नागरिक या कोई संस्था, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मान लो कोई इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अधिकारों का अगर कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई संस्था, ठीक है, या सरकार अगर उसका उल्लंघन करती है तो उसके संरक्षण के लिए वह व्यक्ति अपने अधिकारों के बचाव के लिए बच्चों क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जगह जा सकती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जगह वो जा सकता है। ठीक है, देखो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार, ये देखो तीनों चीज, नागरिक अधिकारों किन्हीं से संरक्षण कर रहा है, तो बच्चों व्यक्ति से भी, संस्था से भी और सरकार से भी कर रही हो तो हम अदालत के जरिए, अदालत में कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान
पा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या सरकार अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती है, उसके अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है, तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब देखो, अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों, अगर इनका कोई मामला है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत, बच्चों ये अनुच्छेद है, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग जानना चाहो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे सर बहुत ज्यादा लोडेड हो जाएगा, तो आप उच्च न्यायालय, इसके तहत क्या है, आप उच्चतम न्यायालय, सॉरी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जा सकते हो। और अनुच्छेद 226, संविधान के अनुच्छेद 226 में बच्चों, अनुच्छेद 226 में बच्चों क्या कर सकते हो आप इसके तहत क्या बच्चों, उच्च न्यायालय या जिसको राज्यों के न्यायालय बोलते हैं, जिनको हाई कोर्ट बोलते हैं, वहां जा सकते हो, सीधे जा सकते हो आप, कोई अधीनस्थ न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी कारण देखो डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है बच्चों। ठीक है, ये बात याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आगे जब भी कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर भी ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ जाए मेरे लाल और मेरे पीले और मेरे, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मैंने आपको बताया कौन है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक, या कह लो कि उसको सुरक्षा करने का अधिकार किसको दिया है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या कह सकते हो अदालतों को। सुप्रीम कोर्ट को या उच्चतम न्यायालय को क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई सरकार अगर उसके अधिकारों को हनन करती है, उसके अधिकारों को छीनती है, तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। तो देखो देखो अब यहां देखो, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा हम मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर देखो विधायिका, विधायिका मतलब कौन है, जो कानून बनाने का काम करती, कार्यपालिका जो कानून को लागू करने के लिए, कि किसी भी फैसले या काम से अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो, तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। यह अनुच्छेद 13 में यह बात बोली गई है बच्चों, यह संविधान के अनुच्छेद 13 में यह बात बोली गई है कि अगर विधायिका या कार्यपालिका द्वारा ऐसा कोई फैसला या ऐसा कोई काम किया जाता है जो नागरिकों के अधिकारों को कम करती है या छीनती है, तो वह कानून या वह फैसला उस मात्रा तक शून्य घोषित हो जाएगा जिस मात्रा तक उनके नागरिकों के अधिकार को छीन रही है या कम कर रही है। ठीक है, तो यह बात बोली गई है कि विधायिका या कार्यपालिका कोई ऐसा फैसला या कानून बनाती है जो नागरिकों के अधिकारों को छीन रही है, वो क्या है, वो अधिकार या वो फैसला अपने आप क्या बच्चों, अवैध या अमान्य घोषित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात है। अब देखो मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है। यह क्या है बच्चों, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है बच्चों। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। बच्चों आप देख लो, जो सर्वोच्च न्यायालय है उनको क्या है, या उच्च न्यायालय है, उनको 5 तरीके की रिट जारी करने का अधिकार होता है बच्चों। 5 तरीके की रिट जारी करना होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो ये ठीक है, 5 तरीके के क्या है बच्चों, रिट जारी करने का अधिकार है। अब रिट के नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, नहीं तो फिर जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, ठीक है, इस तरीके क्या है बच्चों, कुछ रिट होती हैं। ठीक है, तो आप उनको जानने का आपको कोई दिक्कत नहीं जरूरी है। ठीक है, अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वाले को दंडित कर सकती हैं। यह भी ठीक है बच्चों, ये तो आप समझते ही आ रहे हो। फिर देखो, मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को
जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। मैं आपको बच्चों एक स्टोरी सुनाता हूं। मतलब ये क्या है बच्चों, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो अपने अधिकारों को लेकर वो पूरी तरीके से परिचित नहीं है, और कोई संस्था या कोई व्यक्ति या सरकार उसका शोषण कर रही है। तो बच्चों कोई तीसरा व्यक्ति जो अधिकारों को लेकर सचेत है, जो अधिकारों के बारे में जानता है, वो क्या कर सकता है, वो उस व्यक्ति के लिए बच्चों क्या है, अदालत में जा सकता है। और इसके लिए वो क्या करता है, जनहित याचिका, जिसको पीआईएल बोलते हैं, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंग्लिश में कहा जाता है, वो दाखिल कर सकता है। और उसके द्वारा दाखिल की गई उस चीज को या उस दस्तावेज को बच्चों क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या बच्चों उस पर सुनवाई करेगी, और सुनवाई करते हुए क्या है बच्चों, जिसका शोषण किया जा रहा है उसको संरक्षण प्रदान करेगी, और जो शोषण कर रहा है उसको क्या है, दंडित करेगी। जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, जिसका नाम है पीयूसीएल, पब्लिक पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, इंग्लिश में ही नाम इसका बच्चों। ये एनजीओ है बच्चों, ये क्या है बच्चों, एक एनजीओ जो भारत का बहुत फेमस एनजीओ है, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। जो व्यक्तियों के अधिकारों को, जो देश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के लिए क्या बच्चों ये लड़ता है, वो उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बच्चों क्या काम करता है, अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या बच्चों ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन क्या बच्चों काम करता है। ठीक है बच्चों, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ऐसे बच्चों क्या है, एक एडीआर है बच्चों, एडीआर क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बच्चों। ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या करता है बच्चों, ठीक है, ये भी क्या करता है बच्चों, ये भी क्या करता है बच्चों, तो ये भी क्या है, नागरिकों के अधिकारों के क्या है, संरक्षण के लिए क्या है बच्चों काम करता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर देश में किसी भी व्यक्ति के या किसी भी समूह के अगर मान लो अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं कौन है, अब इनका संबंध उस व्यक्ति से नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को बचाने के लिए बच्चों क्या करती हैं, ये पीआईएल दाखिल करती हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। और फिर क्या है, उनके लिए क्या बच्चों ये चुनाव, ये क्या करती है बच्चों, केस लड़ती हैं। और कई बार क्या है, इन्होंने कई नागरिकों के या कई लोगों क्या बच्चों इन्होंने क्या किया है, अधिकारों का क्या है बच्चों बचाव भी किया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। पीआईएल क्या है बच्चों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें थर्ड पार्टी जिसके अधिकारों का हनन भी नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं, वो भी क्या है बच्चों, एक व्यक्ति के, एक शोषित व्यक्ति के बच्चों क्या है, अधिकारों के संरक्षण के लिए वहां पर वो काम। देखो ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड, यानी आप एक पेपर पे लिख कर भी दे दोगे ना, पोस्ट कार्ड एक पेपर पे लिख कर भी दे दो, तो भी क्या है, जज क्या है उसको क्या है, एक वाद मान लेता है और उस पर क्या सुनवाई करता है। पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं, और एक कई बार ऐसा हुआ भी है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों क्या है, कई बार एक अननोन कोई ऐसी पोस्ट कार्ड आई और कोई बड़े मुद्दे को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है उस पर सुनवाई की, क्योंकि वो अगर देश के हित के लिए है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, बिल्कुल क्या है, ये नागरिकों अधिकारों के लिए है, तो जो सुप्रीम कोर्ट वो क्या करती है, इसकी सुनवाई भी करती है। ठीक है बच्चों, अधिकारों का बढ़ता दायरा बच्चों। अब क्या है बच्चों, क्योंकि हम क्या है 21वीं सदी में आ गए हैं, जब हमारा संविधान बना था तो हम उस समय 20वीं सदी में थे, और जब अब संविधान बनने के बाद क्या अब हम 21वीं सदी में आ गए। 21वीं सदी में क्या है बच्चों, चीजें बदल गई हैं, चीजें बदली, समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, आर्थिक संरचनाओं में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। तो इसके साथ क्या है बच्चों, क्या है, अब संविधान के दायरे में जो अधिकार हैं, जो व्यक्ति के अधिकार है, उनके भी दायरा क्या है बच्चों बढ़ने लगा। जब दायरा बढ़ने लगा तो बच्चों क्या है, समय समय पर क्या है, संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या है बच्चों, नागरिकों के अधिकारों का क्या है बच्चों दायरा बढ़ाया गया। जैसे बच्चों दायरा कैसे बढ़ाया गया बच्चों, तो जैसे बच्चों क्या है 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया। संसद ने बच्चों क्या है कानून पास किया, जिसमें क्या है 2005 में, जिसमें क्या है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक व्यक्ति देश में रहने वाले नागरिक को क्या, एक नागरिक को बच्चों क्या है, सरकार से क्या है बच्चों, सूचना मांगने का अधिकार है। जैसे बच्चों मान लो आपके गांव की रोड बन रही है, आपके गांव की रोड बन रही है, तो आप वहां के, क्योंकि रोड बनाने वाला कौन होगा, वो सरकारी होगा, तो आप वहां के ठेकेदार या वहां के विधायक या जो भी वहां पे जो भी है आपका उम्मीदवार, आप उससे ये बात पूछ सकते हो कि यहां पर कितना पैसा खर्च हुआ है, और जो मसाला आप बना रहे हो वो कितने का है, वो जो मटेरियल है कौन सा यूज कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप उनसे ले सकते हो। ठीक है, आपका पेपर, आपका मान लो आपका एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में आपको लगा कि आपको कम मार्क मिले हैं, तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत क्या है, आप उस एग्जाम में क्या है, कितने नंबर आपके आए, इसको जानने का आपको अधिकार है। आप कॉपी रीचेक करवा सकते हो। देखो कॉलेजेस में होता है ना कि कॉपी रीचेक कराना, ये क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन ही है। तो बच्चों आप सरकार से मांग रहे हो, ये सरकार है,
और आप राइट टू इंफॉर्मेशन किससे मांग सकते हो? सूचना का अधिकार किससे मांग सकते हो? सिर्फ सरकार से, प्राइवेट व्यक्ति से नहीं मांग सकते, प्राइवेट संस्था से नहीं मांग सकते बच्चों। ठीक है, जैसे मैं हूं बच्चों, मैं एक प्राइवेट व्यक्ति हूं, मैंने आपकी कॉपी चेक की और कॉपी में आपको लगा गलत, कम नंबर सर ने दे दिए, तो आप पीआईएल सॉरी आरटीआई दायर करके क्या है, आप हमसे ये नहीं मांग सकते। मेरा मन करेगा तो मैं दे सकता हूं आपको बता दूंगा, प्रेम स्नेह हमारा आपसे ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हाँ बता देंगे बच्चा आपके इतने नंबर आए, आपके यहां नंबर काट लिए। लेकिन अगर मेरा मन किया कि नहीं बताना है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप नहीं। तो सरकारी व्यक्ति से, आप सरकारी संस्था से आप क्या कर सकते हो, सरकार से क्या कर सकते हो, आप राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार मांग सकते हो। सूचना का अधिकार आपको मिला है और आप कोई भी सूचना उनसे ले सकते हो। लेकिन एक बात यहां पर यह भी याद रखना है कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली या देश को गंभीर खतरे में डालने वाली ऐसी कोई भी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। जैसे बच्चों सेना से आप सूचना नहीं मांग सकते हो, आप सीबीआई, ईडी इन सब से सूचना नहीं मांग सकते। आप सुबह आपने क्या किया, आपने सीबीआई से सूचना मांग ली, आप उससे पूछ रहे हो सुबह कहां छापा मांगने वाले हो, वो पता चल रहा आपने सीबीआई ने आपको सूचना दे दी और आपने उस व्यक्ति को क्या है बच्चों सतर्क कर दिया कि भैया सावधान हो जाओ, आज सीबीआई आ रही है तुम्हारे यहां। तो ये क्या है बच्चों, ये देश को नुकसान पहुंचा देगा। तो आप सेना से, आप ब्यूरो एजेंसी से, जो जांच एजेंसी होती है उनसे, ठीक है, कुछ ऐसे संदिग्ध मामले हैं, सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें क्या है, आप जैसे परमाणु, अब आप प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अब उनसे पूछो कि भैया हमें यह जानना है कि हमारे परमाणु बम कहां रखे हुए और कितने रखे हुए हैं, तो वो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये देश की सुरक्षा के हित में, ठीक है। तो देश की सुरक्षा के हित में जो भी है वो चीजें आप, उनकी सूचना आपको देने से मना किया जा सकता है, उसकी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। और बाकी नॉर्मल जो सूचना आप मांग सकते हो, ठीक है, तो ये बात रखना। ऐसे बच्चों राइट टू शिक्षा का अधिकार संविधान में क्या है, अनुच्छेद 2009 में क्या है बच्चों, शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 2009 में संसद ने क्या बच्चों कानून बनाया और इसको मौलिक अधिकार में लाया गया। और ये अनुच्छेद 21 का है बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 21 का बच्चों, अनुच्छेद 21 क्या में क्या है बच्चों, शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। और ये क्या है बच्चों, मौलिक अधिकार। और सरकार से कहा गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बात का, ये भी क्या किया गया, ये भी क्या है बच्चों, अधिकारों का दायरा बढ़ गया। तो आप देखो, मैं आपको यहां पर समझाऊंगा बच्चों। देखो, संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है, मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं। साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे बच्चों प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, देखो मैंने अभी समझाया आपको, सूचना का अधिकार 2005 में आया बच्चों, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक टर्निंग चेंज था हमारे संविधान में, जिसने क्या किया है, पारदर्शिता को बच्चों क्या है, ट्रांसपेरेंसी को क्या है, हमारे देश में बढ़ा दिया है। सरकारों की उत्तरदायित्वता का क्या है बच्चों, बढ़ा दिया है। क्योंकि लोगों को डर रहता है, कहीं लोगों ने अगर हमसे इस काम के लिए कहीं मांग लिया, कहीं हमसे सूचना मांग ली तो हम कैसे देंगे। तो इसीलिए क्या है, अब कुछ ट्रांसपेरेंसी आ रही है, लोग कुछ जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। बस जरूरत यह है बच्चों की देश का नागरिक शिक्षित हो जाए, देश का नागरिक बच्चों क्या है जागरूक हो जाए, तो क्या है देश में भ्रष्टाचार, देश में बच्चों क्या है पारदर्शिता और ज्यादा, मतलब भ्रष्टाचार कम हो जाएगी और पारदर्शिता क्या है बच्चों बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी क्या है बच्चों बढ़ जाएगी। क्योंकि लोगों को डर होगा, क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि हमारे पास सूचना का अधिकार है, हम अपने देश, हम अपने क्षेत्र के प्रत्याशी से, हम अपने क्षेत्र के उम्मीदवार से ये जान सकते हैं कि उसने जो सड़क बनाई है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना मसाला यूज किया है, क्या उसने भ्रष्टाचार तो नहीं किया। अगर उसने ऐसा किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा दायर कर सकते हो। तो ये डर बन जाएगा। इसीलिए बच्चों क्या है, हम कहते हैं कि आपको पढ़ा लिखा, आपको जागरूक नागरिक बनना है तो आपको राजनीति विज्ञान का यानी सिविक्स का आपको क्या है नॉलेज होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको अधिकारों के बारे में नहीं पता है। दुनिया में, हमारे भारत में अगर हम बात करें तो 20 से 25% लोग ऐसे होंगे जिनको सूचना के अधिकार के बारे में पता होगा। और मैं तो ये बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूं बच्चों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, आप सर्वे करके देख लेना अपने आसपास के पढ़े हुए लेखकों से, आप पूछना कि क्या आप सूचना के अधिकार के बारे में जानते हो, तो बताएंगे कि नहीं जानते हैं। अगर आप 20 लोगों से पूछोगे तो मुश्किल से 4 लोग बता पाएंगे आपको। तो मैं वही कह रहा हूं कि हमारे देश में लगभग 10% या 15%, ज्यादा मैं मान लू 20% लोग कैसे हैं जिन्हें सूचना के अधिकार के बारे में मालूम।
तो हमारे देश में क्या है, शिक्षा है लेकिन जागरूकता उतनी ज्यादा नहीं है। तो देश में क्या है बच्चों, देश में जब बदलाव लाना है, लोकतंत्र जैसे भारत जैसे देश में बदलाव अगर लाना है, तो हमें जरूरत यह है कि बच्चों हम शिक्षित हों और शिक्षित होने के साथ साथ जागरूक भी हों। संविधान में क्या बदलाव हो रहे हैं, समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं, राजनीति में क्या बदलाव हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना ही चाहिए। तभी देश एक अच्छे विकसित देश की ओर बढ़ेगा, तभी देश का विकास क्या बच्चों, तेजी से होगा। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत ज्यादा बोल दिया। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या है बच्चों, प्रेस यानी जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वो न्यूज़पेपर बच्चों क्या है, उनको एक्सप्रेस, और वो क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को क्या है बच्चों एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, तो ये भी क्या है आजादी। फिर तो मैंने बताया शिक्षा का अधिकार बच्चों, मैंने बताया बच्चों ये 2009 में आया बच्चों, और 2009 में जब ये आया तो इसने क्या किया बच्चों, कहा, सरकार से कहा कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को बच्चों क्या है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा क्या है, देना होगा, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी 6 से लेकर 14 वर्ष का बच्चा सरकार से ये कह सकता है कि आप हमें पढ़ाओ, और पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप वो ये बोल सकता है, क्यों बोल सकता है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है और ये हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है। और मौलिक अधिकार क्या है बच्चों, गारंटीकृत अधिकार है, यानी अगर वो अधिकार सरकार पूरा नहीं कर रही है तो आप क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है, चलो फिर देखो, जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही बच्चों क्या है, विस्तार है बच्चों। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सूचना का अधिकार मैं पढ़ाना चाहूं तो और बहुत कुछ पढ़ा सकता हूं उसमें, लेकिन जितना आपको जानना चाहिए था मैंने उतना आपको बता दिया। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया बच्चों। यानी क्या है बच्चों, मैं आपको बताऊं क्या है, एक बार क्या हुआ था, लोग क्या था, एक बार भूखे मर रहे थे। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या था, अना भंडार में बच्चों, अना भंडार क्या कहते हैं, स्टोर में, कोल्ड स्टोर में बहुत सारा अनाज रखा हुआ था। ठीक है, बहुत सारा अनाज रखा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सरकार से पूछा कि जब अनाज रखा हुआ है तो लोगों को अनाज वितरित क्यों नहीं कर रहे हो। तो सरकार ने बोला कि नहीं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांटा, कहा कि अगर अनाज भंडार में पड़ा पड़ा अगर सड़ गया ना, और लोगों की अगर कुछ दुर्गति हुई, अगर लोगों की मौत वोत कुछ हुई अगर उसकी वजह से, और मुझे सुनने को ये मिल गया कि अगर लोग भूख की वजह से मरे हैं और उसके और अन्न भंडार भरा होने के बावजूद क्या है, वहां पे लोग भूख की वजह से मरे, और अगर आपका अन्न वहां पड़ा पड़ा सड़ गया तो आपकी खैर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, लोगों को क्या है, राइट टू फूड देने का भी अधिकार कर रहा है, आपके पास अच्छा खाने का भी अधिकार है। इसी अच्छे खाने के अधिकार के तहत क्या किया बच्चों, सरकार ने मिड डे मील बच्चों चलाया। मिड डे मील क्या है, मध्याह्न का खाना बच्चों, जो दोपहर में आप देखो सरकारी स्कूलों में क्या है बच्चों, खाना दिया जाता है, वो क्या है बच्चों, राइट टू फूड ही तो है बच्चों, राइट टू फूड, राइट टू फूड बच्चों, समझो 1998-99 बच्चों ये दिया गया राइट टू फूड बच्चों। अब ये भोजन का अधिकार बच्चों, ये भी क्या है बच्चों, ये क्या है, ये भी संविधान के जो मौलिक अधिकार उसका क्या है बच्चों, दायरा बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर देखो संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार। मैंने बताया कि पहले तो ये संपत्ति रखने का अधिकार पहले क्या था बच्चों, मौलिक अधिकार ही था। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बच्चों, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बच्चों क्या किया गया है, इसको क्या कर दिया गया, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर बच्चों क्या है, इसको संवैधानिक अधिकार बच्चों क्या है बना दिया गया, और इसको अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया बच्चों। ठीक है, तो संपत्ति रखने का अधिकार भी क्या है, आपका क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है, जिसमें क्या है आप संपत्ति रख सकते हो। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार, मैंने क्या बताया, पर क्या है बच्चों, ये संवैधानिक अधिकार है। देखो मानवाधिकारों का विस्तार भी क्या हो रहा है बच्चों। मानवाधिकार मतलब क्या है बच्चों, अब देखो ये सारे अधिकार तो ऐसे थे जो किसी देश के नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन मानवाधिकार ऐसा अधिकार है बच्चों जो दुनिया विश्व के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति को प्राप्त है। यानी हर एक व्यक्ति को, वो किसी भी देश का नागरिक हो और किसी भी देश में रह रहा हो, उसको जीवन जीने का अधिकार है बच्चों। ठीक है, दूसरा उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ये सब क्या बच्चों, मानव अधिकार है। और इन अधिकारों का संरक्षण कौन करता है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मानवाधिकार या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है बच्चों। ये क्या कर रहा है, ये विश्व में रहने वाले जो भी व्यक्ति है, जो भी दुनिया में जन्म ले रहा है, उसको जन्म लेते ही कुछ अधिकार, कुछ व्यक्तिगत, कुछ प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं। उन प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षण के लिए क्या बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है,
और वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करता है, वो लोगों के अधिकारों का या व्यक्ति के अधिकारों का क्या है बच्चों, संरक्षण करता है। व्यक्ति जैसे बच्चों अफ्रीका में क्या बच्चों, अफ्रीका की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या कर रहा है, लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उन्हें खाना पहुंचा रहा है, वहां रहने के लिए घर बनवा रहा है और बहुत सारी मदद कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, वहां के नागरिकों को जीने का, रहने का, खाने का अधिकार है, तो उनको वो चीजें पहुंचा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार बच्चों एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है बच्चों, जो क्या करती है, दुनिया में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं, जैसे जीने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ये सब क्या है बच्चों, व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं। और इन्हीं अधिकारों के संरक्षण के लिए बच्चों क्या है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। और यह आयोग बच्चों क्या है, निरंतर इन अधिकारों के लिए क्या बच्चों काम भी कर रहा है। ऐसी बच्चों हमारे भारत में भी बच्चों क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के बच्चों भारत के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के संरक्षण की बात करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार दिए। अभी तक तो हम भारत की बात कर रहे थे, अब ऐसे हम आ जाते दक्षिण अफ्रीका। आपने बच्चों दक्षिण अफ्रीका को बच्चों पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था संविधान निर्माण। बच्चों संविधान निर्माण एक चैप्टर है, उस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बना, और जब बना तो उनके यहां भी क्या है, बाद में क्या है, संशोधन किए गए और उसमें क्या किया, कुछ नए अधिकार वहां पर बच्चों क्या है जोड़े गए। अब उस दक्षिण अफ्रीका में क्या नए नए चीजें जोड़ी गई उसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। तो क्या है, निजता का अधिकार। देखो, इसके कारण नागरिक और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती। निजता का अधिकार मैंने आपको बताया था बच्चों कि निजता का अधिकार क्या है बच्चों, राइट टू प्राइवेसी। ये मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में इसको रखा गया है। ठीक है, निजता का अधिकार मतलब है कि आपसे पूछे बिना आपकी चीजों को कोई नहीं छू सकता। अब मम्मी से हम नहीं कह सकते कि मेरी निजता का अधिकार है, आपने मेरा सामान, पड़ेगी दौड़ती हुई उड़ती हुई चप्पल आएगी, मुंह टूट जाएगा आपका। आप मम्मी से नहीं बोल सकते ये चीज, आप, क्योंकि मम्मी अभी आप अभी उनके संरक्षण में हो। तो पापा से आप ये नहीं बोल सकते कि पापा आपने मेरा ये क्यों छू लिया, आपने मेरे कपड़े, मेरा बेड, ये सब, तो वो आप ये नहीं कर सकते नाटक वहां पर। मम्मी पापा का जो मन करेगा घर के अंदर वो करेंगे। आप वहां पर प्राइवेसी के अधिकार लेकर, निजता का अधिकार लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, वो पड़ेगी वहां पर। मम्मी से अगर बोल भी देना तो वहां चूल्हे से या किचन से उड़ती हुई चप्पल आएगी, मुंह पे पड़ेगी एकदम फट से, बहुत ज्यादा प्राइवेसी मांग रहा है, चल कल से मेरे साथ उधर कोने में बैठ सोना यही कहेंगे ना, तो वो चीज है। तो लेकिन आप नॉर्मली एक सिटीजन हो, एक दूसरा व्यक्ति आपकी निजता का उल्लंघन नहीं कर सकता, आपसे बिना पूछे आपका फोन नहीं ले सकता, आपकी गैलरी नहीं चल सकता, आपका व्हाट्सएप चेक नहीं कर सकता, आपका फेसबुक चेक नहीं कर सकता। आजकल लोग इतना प्राइवेसी लगा देते हैं, प्राइवेसी के नाम पर उसमें थंबनेल वंबनेल सब लगा रख देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। उनके फोन टेप नहीं किए जा सकते बच्चों, फोन टेप नहीं किए जा सकते, ये बोला गया है। ठीक है, फोन टेप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को पढ़ा नहीं जा सकता। कोई भी आपकी इच्छा बिना पूछे कोई आपके फोन, अगर आप बात कर रहे हो तो आप जब तक आप सहमति नहीं देते हो आपसे आपका कोई फोन टेप, हाँ फोन टेप तब किया जा सकता है जब देश को खतरा हो, जैसे क्रिमिनल का जो लोग बैकग्राउंड के लोग हैं उनका फोन टेप किया जा सकता है क्योंकि वो देश के खतरे के लिए। लेकिन साधारण नागरिक जो आम आदमी है उसके फोन टेप नहीं किया जा सकता, उसके फोन को रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, नहीं की जा सकती, उनके जो चिट्ठी है पत्र है उनको नहीं पढ़ा जा सकता, उनको नहीं खोला जा सकता। ठीक है, ये बात है। ऐसा पर्यावरण बनाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य कुशल क्षेत्र के प्रतिकूल ना हो बच्चों, ये भी क्या है बच्चों, दिया गया बच्चों अफ्रीका के संविधान में। ठीक है, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार ये भी देखो दिया, क्योंकि वहां बड़ी समस्या थी, वहां गरीब लोग थे, तो ये भी पर्याप्त आवास देने का बच्चों क्या है, मौलिक अधिकार में जोड़ा गया बच्चों। ठीक है, चलो फिर देखो, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा के देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जो सरकार है वहां पर अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है बच्चों, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब अधिकार क्या बच्चों दक्षिण अफ्रीका में दिए गए हैं, ताकि क्या है देश के लोगों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर किसी तरीके कोई भी बाधा ना आए, इन सब के लिए क्या इनके यहां पर क्या है अधिकार दिए गए। और एक व्यक्ति को जितने ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, व्यक्ति उस व्यक्ति का ज्यादा उतना ही क्या बच्चों विकास होगा। हाँ, हो जाता है कभी कभी क्या है लोग इन अधिकारों का गलत दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन गलत दुरुपयोग को क्या है बच्चों हमारे संविधान में बच्चों क्या है प्रतिबंधित भी
किया गया है। ठीक है, आप कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते, कोई आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हो जिससे देश की स्वतंत्रता, देश की अखंडता क्या है बच्चों, बाधित हो जाए, या किसी व्यक्ति या किसी संस्था या सरकार का क्या है बच्चों, आप गिराने का प्रयास करो। ऐसी कोई भी बात, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है बातें ये सारी चीजें। चलो आगे बढ़ जाएं। क्लियर हो गई? ठीक है, आगे क्या बढ़े बच्चों, चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको मजा आया होगा, उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि ये चैप्टर जो इस तरीके से मैं समझाना चाह रहा था आपको आसान भाषा में, आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई, कुछ चीजें बताई, वो भी आपको समझ में आएगा। और बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी, क्लास में मजा आया, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमें कैसी लगी क्लास। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई क्लासेस हमारी हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और बच्चों टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।